बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमारा आज का जो लेक्चर है ये लॉ के स्टूडेंट्स के लिए तो है ही है, लेकिन यंग लॉयर्स के लिए स्पेशली इंतहाई इम्पोर्टेंट तरीन लेक्चर है। उसका रीज़न क्या है? अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, जो यंग लॉयर्स होते हैं हमारे, या जो न्यूली LLB पास करते हैं, और स्पेशली जो आपका लीगल ड्राफ्टिंग की जब हम एग्ज़ाम की बात करते हैं तो लीगल ड्राफ्टिंग के एग्ज़ाम का मतलब ही क्या है कि आप लोग पार्ट 3 और उसके बिल्कुल लास्ट जो है वो आखिरी सांसों पे आप लोग पहुंच चुके हैं, और उसके बाद किसी भी वक्त आपका दम जो है वो निकल जाएगा। मतलब आप जो है वो एक नई लाइफ में एज एन एडवोकेट जो है वो क्या होंगे, आप एंटर कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पर एक जो है वो अक्सर लोग पूछते हैं कि सर हम किस चीज़ पर फोकस करें, क्या हम CPC पे फोकस करें, CRPC पे फोकस करें, या कानून शहादत। और लीगल ड्राफ्टिंग के लिए हमारा एक ही मकसद होता है, बस पेपर पास करना है। लेकिन मैं हमेशा यंग लायर्स को कहता हूँ कि अगर किसी यंग लायर के लिए कोई मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, कोई मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो वो क्या है, वो लीगल ड्राफ्टिंग। उसका रीज़न ये है कि जब आप अपने नए चैम्बर में एज अ जूनियर जाएंगे, उसको ज्वाइन करेंगे, और आपका सीनियर बैठा होगा, अगर किसी मामले में आप उसको कहेंगे कि जनाब नहीं जी CPC तो ये कहती है, आप तो ये कह रहे हैं, तो अगर वो क्या कहेगा, ओए और चुप करके बैठ जा, तेनों ज़्यादा पता है। एक जनरल और सीनियर इस चीज़ को नेगेटिव लेते हैं कि जनाब ये कल अभी LLB पास करके आ रहा है और ये मुझे मशवरा देगा कि CPC क्या कहती है, CRPC क्या कहती है, QSO क्या कहता है। तो इन चीज़ों के ऊपर आपको वो फोकस करने की, मतलब आपको ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, नो डाउट इसके बगैर तो प्रैक्टिस चल ही नहीं सकती। लेकिन शुरू में प्रैक्टिस नहीं चलती, शुरू में सिर्फ हमने चैम्बर ज्वाइन करके क्या करना होता है, तारीखें वगैरह लेनी होती हैं, धक्के खाने होते हैं। तो उसमें कुछ लोग जो बहुत जल्द पिक हो जाते हैं और चैम्बर में आते बाद में, बट जल्दी क्या होता है कि वो अपना एक नाम, उसके पीछे रीज़न क्या है, लीगल ड्राफ्टिंग। अब जब लीगल ड्राफ्टिंग मैक्सिमम हमारे यहाँ ये प्रैक्टिस है कि हमारे जो लॉयर्स हैं वो ये लीगल ड्राफ्टिंग स्टेनो से करवाते हैं, और जब स्टेनो से करवाते हैं तो स्टेनोस को अच्छा खासा अमाउंट वो क्या कर रहे होते हैं, उसके बदले में पे कर रहे होते हैं। तो जब एक यंग लॉयर ऐसा कि जिसको ड्राफ्टिंग आती है वो चैम्बर में आता है, तो यहाँ पर अब वकील साहब को दो फ़ायदे नज़र आ जाता है कि यार एक तो पैसों की बचत हो गई कि अब अगर ये बंदा ड्राफ्ट करेगा तो डेफिनेटली स्टेनो को तो नहीं देना पड़ेगा। और अगर मैं आपको सिंपल जो एक रूटीन वाइज अमाउंट बताऊं, एक सिंपल एप्लीकेशन जो होती है ना, इसमें खाली नाम शम चेंज करते हैं, कुछ पुरदारी की लगा दी या कोई और 3912 लगा दी, कोई भी चीज़ लगा दी, तो 400 से 500 रुपये एक नॉर्मल सी बात जो स्टेनो ले लेता है, ऐसे ही है ना। और अगर हम प्लेट वगैरह ड्राफ्ट करवाने जाए तो 1000 रुपया 1500 रुपया डिपेंडिंग अपॉन प्लेट, उससे ऊपर हो सकता है, नीचे कोई नहीं लेता। और CP के ऊपर तो 3 से 5000 एक रूटीन रेट होता है, और अक्सर तो है 10, 12, 15,000। जब एक यही सेम काम एक यंग लॉयर कर रहा होता है तो उसका फ़ायदा क्या होता है, उस यंग लॉयर के करने से ये होता है कि उसके चैम्बर को एक तरह का उसका फ़ायदा होता है कि यार ये बंदा तो क्या कर रहा है, हमारी बचत कर रहा है। फिर वहाँ पे मैंने जितने भी ऐसे लोग कि जो इस वक्त आप लोग अरसलान को शायद जानते होंगे, उसने ड्राफ्टिंग सीखी, अब अपने चैम्बर में ड्राफ्टिंग कर रहा है, टाइपिंग उसकी वैसे अच्छी थी, अब रोज़ाना शाम को वो 2500-3 हज़ार रुपये उसको वो खर्चा मिल जाता है। अब किसी और अगर महीने के हिसाब लगा ले 50-60 हज़ार, किसी यंग लॉयर को मिलता है 50-60 हज़ार। कोई सोच भी नहीं सकता पहले 5-10 साल कि मुझे जनाब कोई सीनियर इतने पैसे दे देगा, बट उसको क्यों मिलता है, क्योंकि उसका जो सीनियर था पहले वो 10-12 हज़ार देता था स्टेनो को, वो तो अभी भी खुश है कि मैं 2000 में क्या कर रहा हूँ, वो 10-12 हज़ार का काम मेरा चल रहा है। तो एक तो ये फ़ायदा हो गया। दूसरा, अब सीनियर मजबूर है कि वो आपको पॉइंट बताए, वो आपको वो सारी चीज़ें सिखाए, क्योंकि जब तक आपको वो पॉइंट नहीं बताएगा, सिखाएगा नहीं, तो दावा ड्राफ्ट ही कैसे होगा, CP ड्राफ्ट ही कैसे होगी। तो मजबूरन वो एक दो बार जब आपको देखेगा ये बंदा इंटरेस्ट ले रहा है, तो अगली बार वो खुद आपको सिखाएगा कि यार, ताकि कोई भी बंदा ये फैक्ट पकड़े और उसके बाद ये ड्राफ्टिंग करना शुरू कर दे। तो इस लिहाज से यंग लॉयर्स के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट मेरे नज़दीक है वो क्या है, वो लीगल ड्राफ्टिंग है। अच्छा, अभी मुझसे एक बंदे ने पूछा कि सर ये लीगल ड्राफ्टिंग के सवाल तो शार्ट होते हैं, और एक नॉर्मल बात भी यही होती है कि लीगल ड्राफ्टिंग के पेपर के अंदर कोई शीट वगैरह नहीं लगती, बस हम शॉर्ट सा पेपर बनाते हैं और 5-6 लाइनें लिखते हैं और किस्सा ख़त्म। लेकिन छोटी सी बात, लीगल ड्राफ्टिंग और लड़कियों की लड़ाई में कोई भी फ़र्क नहीं है। खींचते जाओ खींचते जाओ खींचते जाओ, क्या होता जाएगा, ये लंबा। इधर भी ऐसे ही है। और वो क्या है कि अगर कंजुगल राइट्स का दावा फाइल कर रहे हैं तो उसको कैसे बढ़ाए, सबसे पहले शादी करवाओ, फिर सामान जहेज दिलवाओ, फिर उसके बाद एक बच्चा इस घर में पैदा कराओ, फिर लड़ाई करवा के दूसरे घर में भेजो, दूसरा बच्चा उधर पैदा कराओ, फिर लड़ाई करवा के वापस लेकर आ जाओ, फिर एक दो बार 2-3 महीने उसका रह दें जनाब के, वो बड़े पुरसकून हंसी खुशी रहने लगे। फिर जनाब ये चली गई, फिर मैं क्या करके आया, फिर जनाब महल्लेदारों को मैंने मिलाया, बड़े लोगों को, फिर ये इसको लेकर वापस आ गए, फिर ये चली गई।
तो ये इस तरह करते कराते ये आपका क्या हो जाएगा, एक अच्छा खासा। उसमें मैं अक्सर लोगों को जो है ना, जो अभी जैसे ये हमारे लीगल प्रैक्टिस वाले ग्रुप में भी लोग हैं जो लीगल ड्राफ्टिंग हमसे सीख रहे हैं, क्योंकि उसका एक अलग कोर्स भी एक लीगल ड्राफ्टिंग का। आज तो सिर्फ हम एक ओवरव्यू लेंगे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को उनको मैंने दावा भेजा, 28 पेज पे था वो दावा। तो मतलब दावा जो है वो आपका इतने पेज तक भी जा सकता है। और मोरओवर एक चीज़ अक्सर जो है ना वो मुझसे लोग कह रहे होते हैं कि सर आप जो है वो फलां चीज़ पे लेक्चर अपलोड कर दें, फलां पे लेक्चर अपलोड कर दें, और वो ऑलरेडी अपलोडेड होते हैं। वैसे मैंने आज तक अपनी कभी किसी वीडियो में नहीं कहा, आपने जो नॉर्मली ट्रेंड वीडियो सुनी होंगी तो उसमें एक चीज़ आती है, सबसे पहले यही कहा जाता है जी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल का बटन दबाना नहीं बोलना। मेरा नहीं ख्याल मैंने अपने किसी वीडियो में इस चीज़ का जिक्र किया होगा, मुझे वो बड़ा ऑकवर्ड सा फील होता है। बट उन लोगों के लिए कि जो बार बार इस चीज़ के लिए मुझे वो कर रहे होते, कमेंट्स कर रहे होते, फिर ये गिले भी कर रहे होते कि सर आप जवाब नहीं देते। एटलीस्ट एक दिन में मेरे ख्याल में 1000 प्लस जो है ना वो कमेंट्स आ रहे होते हैं। तो अगर मैं सबका जवाब देने लगूँ तो शायद ये लेक्चर वगैरह अपलोड करना मेरे लिए पॉसिबल। और स्पेशली वो लोग जो व्हाट्सएप पे मैसेज कर करके नाराज़ होते हैं कि सर आप तो जवाब नहीं देते, आप तो फलां भाई, उसके पीछे वजह यही है कि ऑलमोस्ट दिन में 18 तो नहीं, सॉरी 8 से 10 क्लासेस में पढ़ाता हूँ, तो उसमें मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता कि मैं हर बंदे को जवाब दूँ। तो जो लोग जिनको ये शिकायत है कि जी फ़लाँ लेक्चर है या नहीं है, तो वो सिंपल उसको क्या कर लें, या तो सब्सक्राइब कर लें और न्यू लेक्चर्स के लिए वही बेल आइकन। लेकिन अगर एग्जिस्टिंग लेक्चर है और आप लोगों को नहीं मिल रहा, उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका, आप जो चैनल के अंदर एक प्लेलिस्ट का टैब होगा, आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज जो लेक्चर्स हैं वो ऑलमोस्ट हर मैं 10-15 दिनों में वो कर देता हूँ, अपडेट कर देता हूँ, वो आपको लिस्ट में मिल जाएंगे। अगर ये भी समझ नहीं आती तो सबसे आसान तरीका कि लेक्चर मौजूद है या नहीं है, रेलिवेंट जो भी आपका टॉपिक है वो लिख कर साथ बाय सर उमर कर दें। अगर आपने प्लेंट का लेक्चर सर्च करना है तो प्लेंट बाई सर उमर, रिटर्न स्टेटमेंट का सर्च करना है तो रिटर्न स्टेटमेंट बाई सर उमर, कानून शहादत करना तो कानून शहादत बाई सर उमर। तो वो जो भी लेक्चर होगा मेरा वो टॉप पर आपके पास आ जाएगा। ये सिंपलेस्ट वे है किसी भी लेक्चर को सर्च करने का। अब आते हैं हमारे अपने असल जो टॉपिक की तरफ, लीगल ड्राफ्टिंग ऑन फिंगर टिप्स। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे, जो बेसिक चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे। तो आज उन बेसिक चीज़ों में प्लेंट, उसके एसेंशियल्स और एक छोटा सा प्लेंट का ड्राफ्ट बनाएंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग के मुतल्लिक, रिटर्न रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के मुतल्लिक रिटर्न स्टेटमेंट और उसका ड्राफ्ट बनाएंगे। फिर सेट ऑफ क्या चीज़ है, कन्विंसिंग क्या होता है, इसको अक्सर लोग कन्विंसिंग कहते हैं, ये कन्विंसिंग नहीं है, ये कन्विंसिंग है, कन्वे से निकला है। व्हाट इज मेंट बाय कन्वे, कन्वे का मतलब होता है कि किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। द डॉक्यूमेंट्स दैट कन्वे राइट्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, वो जब हम लिखते हैं उसको हम कन्विंसिंग कहते हैं। और उसके बाद इसमें आगे आ जाएगा पावर ऑफ अटॉर्नी और इसके काइंड्स आ जाएंगी, और आखिर पे हम एक डीड जो है उसका ड्राफ्ट बनाएंगे। ये टोटल हमारा है इसका एक शॉर्ट। और इसमें फिर मोर ओवर वही मैं आपको बता दूं कि अगर कोई बंदा ऐसा है जो इसको इंटरेस्ट है कि नहीं जी हमने लीगल ड्राफ्टिंग इन डिटेल सीखनी है, तो उसके लिए फिर मेरे ऑनलाइन क्लासेस अलग से चल रही होती है कि जिसमें ऑलमोस्ट जितने भी आपके जो ड्राफ्ट है वो हम लोग सॉफ्ट में भी प्रोवाइड कर देते हैं और फिर उसमें इन डिटेल उसको डिस्कस भी करते हैं। अब आ जाते हैं पहला जो प्लेंट। प्लेंट क्या चीज़ है, हम सब लोगों को पता है कि हमारा जो कोई भी सिविल सूट है उसका जो पहला स्टेप है वो प्लेंट है। कि जब कॉज ऑफ एक्शन होता है तो कॉज ऑफ एक्शन के बाद हम सबसे पहले क्या फाइल करते हैं, प्लेंट फाइल करते हैं। ये जो हमारी प्लेंट है ये किस रेलेवेंट प्रोविजन के तहत चलती है, तो प्लेंट की रेलेवेंट प्रोविजन दो है। एक तो हमें प्लीडिंग से इसके कुछ रूल मिलते हैं, प्लीडिंग क्या है, ऑर्डर 6 है सीपीसी का। और सेकेंडली हमें जो प्लेंट का अपना ऑर्डर है वो कौन सा है, ऑर्डर 7 सीपीसी। तो ये जो ऑर्डर 6 सीपीसी का मैंने क्यों कहा है, उसका रीजन ये है कि जो ऑर्डर 6 आपका सीपीसी है इट डील्स विद द प्लीडिंग एंड व्हाट इज मेंट बाय प्लीडिंग, प्लीडिंग मींस प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट। तो जब हम लफ्ज प्लीडिंग भी लेते हैं तो प्लीडिंग का मतलब क्या होता है, प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट। तो कुछ प्लीडिंग के प्रिंसिपल्स हमें, प्लेंट के प्रिंसिपल्स हमें प्लीडिंग से मिलते हैं और कुछ प्लेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमें ऑर्डर 7 सीपीसी जो पर्टिकुलर प्लेंट के मुतल्लिक है, रिटर्न ऑफ प्लेंट, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, अमेंडमेंट ऑफ प्लेंट, ये तमाम के तमाम जो प्लेंट के मुतल्लिक चीज़ें हैं वो हमें कहाँ से मिलेंगी, प्लेंट के मुतल्लिक तमाम चीज़ें हमें ऑर्डर 7 सीपीसी से मिलेंगे, कि जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि प्लेंट के एसेंशियल्स क्या है और उसके बाद डिफरेंट जो इसके है वो रिटर्न, रिजेक्शन और अमेंडमेंट का। जो बेसिकली अमेंडमेंट ऑफ द प्लीडिंग की अगर हम बात करें तो हमें 6 के अंदर भी मिलेगा, ऑर्डर 6 रूल 17 के अंदर भी इसकी डिटेल मिलेगी। और रिटर्न और रिजेक्शन तो ऑर्डर 7 हम अक्सर प्रैक्टिस में क्या कहते हैं, 7, 10, 7, 11 लगाती है। तो ये जो 7, 10, 7, 11 क्या होती है, ऑर्डर 7 रूल 10 की एप्लीकेशन और ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन। अब इन शॉर्ट हम क्या करते हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट है लिहाजा हम दोनों चीज़ों को इकट्ठा लेकर चलते हैं। 2 सवाल मैं आपको भी एक साथ करवा रहा हूँ और वो सवाल क्या है,
एक आपका पेपर में क्वेश्चन आता है दैट राइट अ नोट ऑन द एसेंशियल्स ऑफ प्लेट, और एक हमारा क्वेश्चन कौन सा होता है, एक हमारा ये क्वेश्चन होता है कि जनाब आप क्या करें, ड्राफ्ट ऑफ प्लेट। तो ड्राफ्ट ऑफ प्लेट एक अलग चीज़ है और राइट अ नोट ऑन द एसेंशियल्स ऑफ प्लेट क्या है, वो एक अलग चीज़ है। एसेंशियल्स ऑफ प्लेट अलग हो गया और हमारे जो उसके अंदर ड्राफ्ट प्लेट वो क्या है, वो एक अलग चीज़ है। तो आज हम इन दोनों चीज़ों के हवाले से देखते हैं कि क्या एसेंशियल्स है और ड्राफ्ट कैसे बनाएंगे। अगर क्वेश्चन आएगा, जस्ट अ मिनट, मैंने आपको कई बार कहा कोई भी बंदा जो है वो क्वेश्चन नहीं करेगा और इसको साइलेंट पे कर दो यार, फतेह सबको म्यूट कर दो यार। आई थिंक इन लोगों को समझ नहीं आती। ऑनलाइन वाले जितने स्टूडेंट्स हैं मैंने उनको बताया हुआ कि क्लास में कोई क्वेश्चन आप ड्यूरिंग जब लेक्चर आप क्वेश्चन नहीं करेंगे और बाद में आप लोग क्वेश्चन करेंगे, तो सब लोग इसको म्यूट पे कर लें। तो अब ये क्वेश्चन दो तरह का पेपर में आपका आ सकता है। किस तरह यार, किसके पास हैंड फ्री है अभी? हैंड फ्री लगी तो फिर उसमें क्वेश्चन वो आते नहीं है। एक क्वेश्चन आपका कौन सा आएगा, एक हमारा आएगा एसेंशियल्स ऑफ प्लेट। एसेंशियल्स ऑफ प्लेट एक हमारा अलग क्वेश्चन है और एक हमारा आएगा ड्राफ्ट ऑफ प्लेट। तो या तो एसेंशियल ऑफ प्लेट का आपको पता हो या ड्राफ्ट। तो ड्राफ्ट कब बनाएंगे, जब हमें एसेंशियल्स का पता होगा। पहला एसेंशियल क्या है कि कोई भी जो प्लेट है वो कहां से स्टार्ट होती है, वो स्टार्ट होती है नेम ऑफ कोर्ट से। सबसे पहले उसमें क्या चीज होगी, अदालत का नाम। अब अगर हम उसके एसेंशियल्स लिख रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, नेम ऑफ द कोर्ट, और आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे दैट एवरी प्लेट स्टार्ट्स फ्रॉम द नेम ऑफ द कोर्ट। और फिर आगे नेम ऑफ द कोर्ट कैसे लिखना है, इट डिपेंड्स अपॉन योर प्रोविंस। हर हाई कोर्ट के अलग रूल्स हैं। अगर आप कोयटा के अंदर हैं और आप एक प्लेट ड्राफ्ट कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे उसके ऊपर, इन द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज कोयटा। आज जाना नहीं है, साइलेंट पे लगा लो और अगले जो दावे वो तुमने बनाना है, मैंने दोबारा कोई नहीं बताना। सही है, आज दावा जवाब दावा सारा देख लो, भी थोड़ी देर बाद एक बंदा आएगा उसका जवाब दावा तुमने बना देना। सही है, गौर से देख लो। इन द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज क्या हो गया, कोयटा, अगर कोयटा के अंदर है। अगर हम पंजाब के अंदर है तो इन द कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज लाहौर, क्योंकि वहां पे जो मुकदमा है वो सीनियर सिविल जज के नाम पर होगा और यहाँ पर जो मुकदमा है वो किसके नाम पर होता है। यहाँ पर हमारा कोई भी जो मुकदमा है विद इन प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान, हम डिस्ट्रिक्ट जज के नाम पर फाइल करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आपका जो, जस्ट मिनट, तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि मुकदमा डिस्ट्रिक्ट जज सुनेगा। ये डिस्ट्रिक्ट जज को दिया जाता है, वो मार्क करता है टू द रेलेवेंट जज, कि जो रेलेवेंट जज होगा उसको वो क्या कर देगा, मार्क कर देगा कि भाई आप ये मुकदमा सुन ले। तो फाइल किसके नाम पर किया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट जज के नाम पर किया जाएगा। यहां पर क्या आ गया, नेम ऑफ द कोर्ट सबसे पहले आ गया। उसके बाद सेकंडली क्या होगा, सेकंडली सूट नंबर हम लिखते हैं। अच्छा, ये जो सूट नंबर की बात मैं कर रहा हूं ना, वैसे ये वहां पर नहीं लिखा हुआ जो हमारा ऑर्डर 7 है ये, लेकिन एक प्रैक्टिस ऑफ द कोर्ट है कि हम क्या करते हैं। अब ये भी डिपेंड करता है, राइट पे सेंटर में मुख्तलिफ जो प्रैक्टिस है, लेकिन ज़्यादातर हम क्या करते हैं, अगर ये सिविल सूट है तो हम लिखते हैं सिविल सूट नंबर डॉट लगाकर उब्लीक 2020। हम वो डॉट लगाकर छोड़ते क्यों है, डॉट लगाकर इस चीज़ को किस लिए हम जो है वो छोड़ देते हैं, उसका एक रीज़न है। और वो रीज़न ये है कि ये कंसेक्टिव नंबर होता है जो कि अदालत इसको लगाती है। मतलब जब आपका 1 जनवरी 2020 को जो पहला मुकदमा लगा था उसका नंबर लगा था 1/2020, आगे फिर 2, 3, 4, 5, तो ये कंसेक्टिव नंबर ये हर अदालत के हिसाब से क्या होता है, इसके नंबर लगाए जाते हैं। इसमें यह पता चलता है कि इस अदालत में इस साल में कितने मुकदमे फाइल हुए थे। उसके बाद क्या हो गया, नंबर 3, नेम ऑफ प्लेंटिफ। और सिर्फ नेम ऑफ प्लेंटिफ नहीं, अलॉन्ग विद क्या होगा, अलॉन्ग पेरेंटेज यानी कि उसकी वल्दियत, और उब्लीक क्या होगा, एड्रेस, जो मेलिंग एड्रेस है वो सारा। और मेलिंग एड्रेस की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि यहाँ से कोर्ट डिटरमिन करता है आइदर द कोर्ट हैज़ द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन आर नॉट, क्योंकि एड्रेस से ही उसको पता चलता है कि बोथ पार्टीज आर रेजिडेंट ऑफ कोयटा आर नॉट। तो पर्टिकुलर एरिया के रेजिडेंट है या नहीं हमें कहाँ से पता चलता है, नेम ऑफ द प्लेंटिफ, अलॉन्ग पेरेंटेज और एड्रेस से। तो ये कैसे, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रख ले, अगर तो है सिंगल प्लेंटिफ, अगर क्या है सिंगल प्लेंटिफ। और एक और बात मैं आपको बताता चलूँ, ये जो हमारा ये वाला पेपर है ना लीगल ड्राफ्टिंग का, इसमें नंबर 2 किस्म के होते हैं।
10 नंबर तो कंटेंट्स के होते हैं, ठीक है, और 10 नंबर इसमें सुर्खी पाउडर के होते हैं। जितना ज़्यादा सुर्खी पाउडर उतने ज़्यादा। अगर कोई बंदा क्या करे, अगर कोई बंदा वो किधर क्या लगाता है, आई लाइनर होता ना, अगर कोई आई लाइनर किस जगह पे लगा ले, होंठों पे लगा ले, और लिपस्टिक को इधर लगा ले, तो क्या होगा, वो जो हमारे ड्रैकुला टाइप फिल्म में वही वाला सीन बन जाएगा ना। तो यहाँ पर भी यही हाल है। मीन्स जो चीज़ लेफ्ट पे है वो लेफ्ट पे होनी चाहिए, जो राइट पे है वो राइट पे होनी चाहिए, जो सेंटर में है वो सेंटर में होनी चाहिए, जो बोल्ड है वो बोल्ड होनी चाहिए, जो अंडरलाइंड है वो अंडरलाइंड होनी चाहिए। जिस पॉइंट को पहले लिखना है उसको पहले लिखना है, जिसको बाद में लिखना है उसको बाद में लिखना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे ये पेपर आपको एक सिंगल नंबर भी नहीं देगा। इसमें जो नंबर ना आने की सबसे बड़ा रीज़न भी यही है कि हम सीक्वेंस को फॉलो नहीं करें। तो जो ये सीक्वेंस जाएगा इसी सीक्वेंस को, और अगर मार्कर आप यूज़ करते हैं तो ये जो कोड का ये सारा सिलसिला ये हमेशा आप किस में लिखेंगे, मार्कर में लिखेंगे, और उसको पता चले कि भाई वाकई ये चीज़ उसको नजर आ रही है। उसके बाद क्या है, नेम ऑफ द प्लेंटिफ। अगर तो एक ही प्लेंटिफ है तो फिर नंबर नहीं लगाना क्योंकि एक है। अगर एक से ज़्यादा है तो कंसेक्टिव नंबर 1 2 3 4 5। अब अक्सर वो आपको एक सिचुएशन दे देता है कि ड्राफ्ट अ प्लेंट वेयर अहमद एंड मुनीर। अब उसमें अगर कोई ऐसी चीज़ कर देते तो प्लेंटिफ कितने आ गए, 2। तो हमने लिखना है कि प्लेंटिफ नंबर 1 और प्लेंटिफ नंबर 2, फिर नंबर लग जाएगा। और अगर क्या है कि कोई जो माँ है वो अपने बच्चे का खर्चा भी मांग रही है और ख़ुद अपने लिए कोई मेंटेनेंस या तलाक मांग रही है, तो प्लेंटिफ कितने हो जाएंगे फिर, 2, एक वो खुद और एक वो बच्चा। अब इन द सेम में अगर मैं एक मुकदमा फ़ाइल करता हूँ, कोई भी ज़मीन का मुकदमा फ़ाइल करता हूँ, तो फिर तो प्लेंटिफ तो मैं हो गया, लेकिन डिफेंडेंट उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होगा कि जब तक डिफेंडेंट के अंदर उस बंदे को, तहसील के ऑफिस के जो अथॉरिटीज़ हैं उनको, और बाकी जो रेलेवेंट लोग जिनसे आप रिलीफ लेना चाहते हैं उनको आप उसमें पार्टी नहीं बनाएंगे, कभी भी केस मुकम्मल नहीं होगा। तो ये प्लेंटिफ और डिफेंडेंट तो क्या है कि मतलब डिफेंडेंट्स में रेलेवेंट डिफेंडेंट, अगर वो आपको सूट फाइल करने का कहता है कि जनाब एक सूट फाइल करें फॉर ग्रांट ऑफ परमानेंट इंजंक्शन, किसी भी ज़मीन के मुतल्लिक आपने कर दें, तो अब यहाँ पे क्या है, ये सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कर दें, तो भाई सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में तहसीलदार को मना भी तो करना ना, स्टे लगवाना भी तो है। तो डिफेंडेंट में वो तहसीलदार भी क्या बनेगा, डिफेंडेंट बनेगा, नहीं तो ये आपका मामला पूरा नहीं होगा। तो ये जो आप यहाँ पर लिखेंगे, अगर तो प्लेंटिफ है तो पेपर के लिए हम क्या लिखते हैं, XYZ सन ऑफ। अच्छा, यहाँ पर एक और बहुत बड़ी गलती, और इस गलती के नंबर कटते हैं, और वो गलती क्या होती है कि वो आपको देता है सूट फॉर खुला आप फाइल करें, तो हम लिखते क्या है, प्लेंटिफ XYZ सन ऑफ ABC। वो भी खुला सन ऑफ कभी भी फाइल नहीं करता। खुला के लिए हमेशा क्या लिखना है, डॉटर ऑफ। मैंने खुद 5-5 नंबर काटे इस पॉइंट के ऊपर कि खुला के अंदर जो है वो XYZ के साथ क्या होना चाहिए, यहाँ पे डॉटर ऑफ होना चाहिए, तो वहाँ पर सन ऑफ नहीं होना चाहिए। आगे क्या आएगा, यहाँ पर हम कास्ट उसकी लिखते हैं, और कास्ट के बाद क्या लिखते हैं, रेजिडेंट ऑफ, और फिर उसको जो भी उसका सिटी है कोयटा, और उसके बाद यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, प्लेंटिफ। ये हमारा कौन है, प्लेंटिफ। अगर वो ज़्यादा है तो कंसेक्टिव नंबर आ जाएगा 1 2 3 4 5, और ये प्लेंटिफ की जगह क्या हो जाएंगे, प्लेंटिफ्स हो जाएंगे। उसके बाद आगे क्या आएगा, VS भी लिख सकते हैं, और वर्सेस बनाम, किसके बनाम, डेफिनेटली बनाम होगा डिफेंडेंट। तो तमाम जो डिटेल्स हमने प्लेंटिफ की लिखी हैं, अब वही डिटेल्स डिफेंडेंट की क्या है यहाँ पे लिखी जाएंगी। तो डिफेंडेंट तो 1 2 3 4 सारे जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं सब के सब को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे, और सब के सब लोगों को यहाँ पर लिखेंगे जितने भी हमारे डिफेंडेंट हैं। अगर ज़मीन का मुकदमा है तो नंबर 1 पे डिफेंडेंट हमारा जो भी आएगा, नंबर 2 पे क्या होना आएगा, अगर तहसीलदार है तो उसका नाम लिखेंगे, अगर रजिस्ट्रार है उसका मसला है तो रजिस्ट्रार का नाम लिखेंगे, जो रेलेवेंट अथॉरिटी है। अगर कोई नक्शे वगैरह का मतलब है तो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, XYZ, जो भी आपके रेलेवेंट लोग हैं। अगर वो आपको कहता है कि ड्राफ्ट सूट फॉर डिक्लेरेशन, और उसमें आपको कहता है जी आपका नाम गलत लिखा गया है शनाख्ती कार्ड में, तो शनाख्ती कार्ड में अगर आपका नाम गलत लिखा गया है तो सबसे पहले तो इसमें पार्टी कौन बनेगा, सबसे पहले तो नादरा पार्टी बनेगा। उसके बाद जब नाम गलत है तो आपने अवामुन नास को भी बनाना है, तो पब्लिक एट लार्ज भी इसमें क्या बनेगी, पार्टी। जितने भी डिक्लेरेटरी सूट्स होते हैं ना, तो डिक्लेरेशन हमेशा होती क्या है, फॉर कॉमन पब्लिक। तो हर डिक्लेरेशन सूट में वो कहे ना कहे आपने पब्लिक एट लार्ज को क्या करना है, उसमें पार्टी ज़रूर बनाना होता है, क्योंकि डिक्लेरेशन सूट जब तक अखबार इश्तिहार नहीं होता वो फाइनल नहीं होती। और अखबार इश्तिहार इज़ फॉर व्हाट, फॉर पब्लिक एट लार्ज, कि अगर किसी को भी एतराज़ है
तो यहाँ पे आके क्या करे, अपना ऑब्जेक्शन रेज करे, नहीं तो ये जो फैसला होगा ये पब्लिक एट लार्ज के खिलाफ हो जाएगा। उसके बाद 5th नंबर पे क्या आ जाएगा, टाइटल। अच्छा यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको और बताता चलूँ कि ये जो टाइटल है ना, ये लॉ के अंदर आपको नहीं नजर आएगा। मीन्स अगर आप ऑर्डर 7 पढ़ेंगे, उसका रूल 1 2 पढ़े, तो वहाँ पर आपको टाइटल का लफ्ज़ नजर नहीं आएगा। तो फिर ये हम टाइटल लिखते क्यों है? टाइटल के बगैर तो हम चलते ही नहीं है। टाइटल लिखना या ना लिखना, उसका रीज़न क्या है? टाइटल लिखना या टाइटल ना लिखना, उसका जो बेसिक रीज़न है वो क्या है? उसका बेसिक रीज़न ये कि केस ला है, कि जिसमें ये कहा गया कि भाई टाइटल ज़रूर लिखा जाए ताकि कोर्ट को पता चले कि ये जो केस जो है ये किस चीज़ के मुतल्लिक है। तो टाइटल के लिए क्या होगा? टाइटल के लिए ये चीज़ आ जाएगी कि आपका जो भी मुकदमा जिस चीज़ के हवाले से है और किस चीज़ के हवाले से मुकदमा है आपका, फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट आप सूट फाइल कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले मिसाल दी थी, किस चीज़ के लिए आप फाइल कर रहे हैं? अगर कोई औरत तो कर रही है खुला के लिए, तो डेजोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ खुला, ये मार्कर के साथ आएगा, पहला मेन मार्कर के साथ। और ये भी चीज़ अपने पेपर में क्या करनी है, मार्कर के साथ करनी है कि क्या चीज़ है कि सूट फॉर डेजोल्यूशन ऑफ मैरिज है ऑन बेसिस ऑफ खुला। अगर कोई भी उसने जो चीज़ आपको कही है, सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन, तो सेम आप वो लिख देंगे। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अलॉन्ग विद परमानेंट इंजंक्शन, सूट फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सूट फॉर डैमेजेस, जो सूट फॉर डिक्लेरेशन, जो भी आपका टाइटल है वो टाइटल यहाँ पे क्या होगा, लिखा जाएगा। तो मीन्स अब आपको मैं ये चीज़ सिखा रहा हूँ कि वो कोई भी आपको सब्जेक्ट दे, वो कोई भी आपको सिचुएशन दे किस सिचुएशन पर आपने क्या बनानी है, प्लेट बनानी है। अगर आपको बेसिक तरीका पता तो आप किसी भी सिचुएशन पर प्लेट बना सकते हैं। टाइटल के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, और वो कौन सी है, वो फैक्ट्स। लेकिन फैक्ट्स से पहले हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? अब अगर एक है तो प्लेंटिफ रिस्पेक्टफुली सबमिट्स एज अंडर। अब यहाँ पर 2 लफ्ज़ लिखे जाते हैं। अगर एक है तो वैसे हम क्या लिख देते हैं, प्लेंटिफ रिस्पेक्टफुली सबमिट्स एज अंडर। अब यहां पे रिस्पेक्टफुली शवेत का लफ्ज भी लिखा जाता है, वो जो हम एक पढ़ते थे ना कि साइल हिस्बे सेल अर्ज परदाज है के, तो किसी को एक इंतहाई रिक्वेस्ट के साथ जो हम वो कोई करते हैं, कोई चीज़ देते हैं, तो उसके लिए शवेत का लफ्ज़ भी यूज़ होता है। अक्सर आप देखेंगे दावों में रिस्पेक्टफुली शवेत का लफ्ज़ लिखा होगा, बट हम प्लेंटिफ रिस्पेक्टफुली सबमिट्स, अगर ज़्यादा है तो प्लेंटिफ्स रिस्पेक्टफुली क्या हो जाएगा, फिर सबमिट हो जाएगा। अब आगे फैक्ट्स नंबर 1, आपने ये नहीं लिखना कि आप वो फैक्ट्स लिख रहे हैं, बट नंबर 1 लगाना है। और फैक्ट क्या होता है, सिंपल कंसेक्टिव नंबर में लिखे जाएंगे। जो पहली डेट का वाक़या होगा वो पहले लिखा जाएगा, बाद की डेट का वाक़या बाद में। आपका जो रिलीफ आपने क्लेम करना टोटली डिपेंड अपॉन द फैक्ट। अगर एक औरत उसका खर्चा क्लेम करना चाहती है, जी मुझे खर्चा चाहिए, किस चीज़ का खर्चा चाहिए, कि मेरा जो बच्चा है इसकी पैदाइश पर खर्चा मेरे वालिदैन ने किया था, तो वो उस सूरत में उसको पैदाइश का खर्चा मिलेगा कि अगर वो यहाँ पे फैक्ट में जिक्र करके आएगी तब। सिंपल सा, अगर कोई भी मैरिज के हवाले से, चाहे वो सूट फॉर कंजुगल राइट्स है हस्बैंड लगाएगा, चाहे वो सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज है, तो पहला पॉइंट एक बात ध्यान में रख ले, कोई भी जो दावा है ना पहला, उसका पहला पॉइंट तो सिंपल आएगा, द एड्रेसेस ऑफ द पार्टी फॉर द पर्पज ऑफ सर्विसिंग ऑफ समन इज करेक्ट, ठीक है, इज सफिशिएंट। तो पहला पैराग्राफ क्या आएगा, आप उसमें जिक्र करेंगे एड्रेसेस ऑफ पार्टी का, कि जनाब ये जो एड्रेसेस ऑफ पार्टीज है ये क्या है, ये आपके सफिशिएंट है। अब यहां पर अगर तो आप सूट फाइल करें डैमेजेस के लिए, ठीक है, तो फिर हमने अपनी थोड़ी सी तारीफ भी तो करनी है कि प्लेंटिफ कौन है, इज आ रिस्पेक्टेबल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन, ताकि उसको पता चले कि आपकी, क्योंकि जो आपका डैमेजेस सूट है वो डिपेंड करता है आपके गुडविल के ऊपर, आपके नाम के ऊपर। आमतौर पर बाकी सूटों पे आपने अपना वो रिस्पेक्टेबल सिटीजन का जिक्र नहीं करना, हाँ डिक्लेरेशन में भी अक्सर कर देते हैं, बट डैमेजेस में तो ज़रूर करना। बाकी जो भी आपके सूट होंगे वहाँ पर फिर अगला फैक्ट क्या हो जाएगा, फिर अगला फैक्ट ज़रूर, अगर मैरिज है तो निकाह किस तारीख को हुआ, अगर कोई और सूट है जो किसके मतलब करे, किसी आप उसमें कोई एग्रीमेंट का जिक्र है, तो सेकंड पॉइंट आपने उसकी एग्रीमेंट की एग्जीक्यूशन की डेट लिखनी होती है कि अब यहाँ। और उसके बाद एक बात जहन में रख ले, कोई नाम पूरे दावे में नहीं लिखा जाएगा। जो ऊपर नंबर अलाट किए, प्लेंटिफ, डिफेंडेंट, प्लेंटिफ 1, प्लेंटिफ 2, डिफेंडेंट 1, डिफेंडेंट 2। अब अगर सूट फॉर हमने किया था वो कंजुगल राइट्स वाला कर लिया, दूसरा किया था हमने मेंटेनेंस का, तो मेंटेनेंस में हमने कितनी चीज़ें लिखी थी, 2 लिखी थी, एक माँ और एक उसका
बच्चा। तो फिर प्लेंटिफ नंबर 1 का जिक्र करेंगे कि प्लेंटिफ नंबर 1 एंटर्ड इनटू मैरिज विद डिफेंडेंट। अगर वो ज्यादा है तो डिफेंडेंट नंबर 1, अगर ज्यादा नहीं है तो यहां पर क्या हो गया कि प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट एंटर्ड इनटू अब आगे क्या चीज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, एंटर्ड इनटू अ सेल डीड, एंटर्ड इनटू अ मॉर्गेज डीड, एंटर्ड इनटू अ लीज डीड, रेंट डीड, जो जिस चीज के मतलब उसने आपको सिचुएशन दी है इस पैराग्राफ में आप वो लिखेंगे। फिर थर्ड नंबर पे क्या है, करना क्या था, किसी ने जमीन बेची थी, खरीदी थी, क्या था क्या नहीं था। एक बात यहां पर और जहन में रख लें कि अगर ये दावा किसी जमीन के मुतल्लिक है तो फिर लाजमी तौर पर प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट फॉर लैंड। अगर फॉर लैंड कर दिया तो मयरिंग, कितने कनाल, कितना फुट, कितना उसका रकबा है, मयरिंग फला, उसके बाद उसका खसरा नंबर अगर वो ज़रईन ज़मीन है, खाता नंबर, खतूनी नंबर। अगर वो ज़रईन नहीं है तो फिर क्या करेंगे, फिर उसका प्लॉट नंबर, प्लॉट नंबर के बाद ब्लॉक नंबर, ब्लॉक नंबर के बाद उसका सेक्टर नंबर आप उसके अंदर लिखेंगे। अगर ये भी नहीं है, जो डिटेल आपके पास उसकी अवेलेबल है सफिशिएंट फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिफाइंग दैट प्रॉपर्टी, वो आप इस पैराग्राफ में क्या करेंगे, देंगे कि भाई ये जो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट इस जमीन के मुतल्लिक। क्यों? क्योंकि जब तक आप ये नहीं देंगे तो आपको स्टे नहीं मिलेगा। स्टे क्योंकि किसी पर्टिकुलर जमीन के ऊपर मिलना है जिसकी आपने डिटेल यहाँ पर दी होती है, यहाँ पर ये डिटेल। और अगर ये वो सूट था किस चीज़ के हवाले से था, कंजुगल राइट्स के हवाले से, तो फिर क्या होगा, अगर लड़की कर रही है तो फिर हमने क्या लिखना है कि जी जो प्लेंटिफ है एट द टाइम ऑफ द रुखसती, उसने क्या किया, वो ह्यूज जो उसको डावरी है, वो डावरी आर्टिकल्स उसके वालिदैन ने दिए जिसकी लिस्ट आगे लगी हुई है, और दे आर स्टिल लाइंग इन द हाउस ऑफ द डिफेंडेंट, क्योंकि हम उनको क्या करना चाहते हैं, वापस लेना चाहते हैं। अगर हम उनको वापस लेना चाहते हैं तो हम उसका जिक्र करेंगे कि ये, तो अब आप कहते हैं जनाब वो नहीं बनती, बात लंबी नहीं खींची जाती, अभी तक तो हम शुरू से आगे चले ही नहीं है। तो डावरी आर्टिकल भी भेज दो, सारा सामान भी इसमें भेज दो। अगर जिक्र करना तो मेहंदी वाली रात को डांस शांस किया तो उसका भी जिक्र उसके अंदर किया जा सकता है। तो मतलब इसको जितना बढ़ाना चाहे आप उसको क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर यह जिक्र हो गया। उसके बाद तीसरा पैराग्राफ, तीसरे पैराग्राफ में क्या है कि अगर तो वो मुकदमा वही सेम उसी चीज़ के ऊपर आ गया कि अगर वो एक ही में, चलो खुला की मिसाल ले लो तो ताकि थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए, समझना हो जाएगा, नहीं तो मिक्सअप हो जाएगा। तो उसमें अगर वो खुला वाला आपका वो दावा चल रहा था तो वहाँ पे क्या है कि अगर बच्चों का आपने खर्चा क्लेम करना, बच्चों की पैदाइश का जिक्र करना, अगर बच्चों की पैदाइश का जिक्र नहीं करते तो ये गलत है। कहाँ पर हुई, खर्चा किसने किया, उसका जिक्र करना है। फिर आगे पूरे हकायक कि मसला क्या है, लड़ाई है, झगड़ा है, प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। तो ये फैक्ट लाजमी नहीं कि 1 2 3 4 5, ये आपके 50-100 भी हो सकते हैं, लेकिन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से 10 फैक्ट कम अज़ कम आपने उसमें देने होते हैं ताकि एक रीज़नेबल इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। तो ये क्या हो गया, फैक्ट। इन फैक्ट की बुनियाद पर हम क्या लिखते हैं आगे, काज ऑफ एक्शन। वैसे जो प्रैक्टिस में कॉज ऑफ एक्शन है वो हम 10-12 स्टेप में भी लिखते हैं, इट अगेन अक्रूड, इट अगेन अक्रूड, इट अगेन अक्रूड, इस तरह करके लिखते हैं। लेकिन पेपर के लिए आपने इसको कितने स्टेप में लिखना है, 3 स्टेप। द कॉज ऑफ एक्शन फर्स्टली अकर्ड, ये अकर होगा, कहां से अकर हुआ कि जहां पर शादी हुई, वो लोग उसमें आए, किस चीज में आए, वो लोग क्या कहते हैं उसमें एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट हुए या जो भी कुछ हुआ, तो पहला स्टेप तो वो हो गया उनका, ठीक है। इट अकर्ड फॉर द सेकंड टाइम, या इसके लिए अक्रूड का लफ्ज भी यूज होता है, इट अक्रूड फॉर द सेकंड टाइम। कब, कि जब जनाब इनके दरमियान ये मसला अराइज हुआ। एंड इट अक्रूड फाइनली एंड लास्टली, कब, कि जब इसने क्या किया, जब इसने घर से निकाल दिया, ज़मीन देने से इनकार कर दिया, पैसे देने से इनकार कर दिया, फलां काम करने से इसने इनकार कर दिया। तो ये पेपर के लिए 3 स्टेप। वैसे हम क्या करते हैं, हर वो स्टेप कि जहां से आपको रिलीफ चाहिए आप काज ऑफ एक्शन में लाएंगे। कैसे काज ऑफ एक्शन में लाएंगे कि इट अकर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, कब अक्रूड हुआ, कि जब शादी हुई। इट अक्रूड अगेन, जब बच्चा पैदा हुआ। इट अक्रूड अगेन, कि जब बच्चे का खर्चा मेरे वालिदैन ने उठाया। इट अक्रूड अगेन, जब इसने मुझे घर से 3 कपड़ों से बाहर निकाल दिया। इट अक्रूड अगेन, कि जब इसने फलां चीज़ देने से इनकार कर दिया। तो अब वो पूरे स्टेप्स हमने किस में देने होते हैं, कॉज ऑफ एक्शन बिनाए दावा, कि मैं मुकदमा फाइल क्यों करना चाहता हूँ, आखिर उसका रीज़न क्या है। तो ये सारी बातें, तो
अब इसमें एक चीज़ छोटी सी ध्यान में रख ले, वैसे एक जो प्रैक्टिस ऑफ द कोर्ट चल रहा है, इंतहाई गलीज प्रैक्टिस चल रही है। मुझे समझ नहीं आती कि क्यों इसके हम वो क्यों अपने आप को गंदा कर रहे हैं। वुकला होकर तो एक बंदा हमारे पास आता है और हम उस कोई दावा अपनी ज़िंदगी में, आप लोगों ने भी, आपने तो किए होंगे ना फाइल, ज़िंदगी में कोई सच्चा दावा फाइल किया? उबैद सबको ज़िंदगी में सच्चा दावा फाइल किया आज तक? हलफ उठा दे मुझे, हलफ क्लाइंट का बाद में ले लेना है, मुझे एक वकील हलफ उठा कर दे, मैं भी नहीं उठा सकता, एक वकील हलफ उठा कर दे कि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में कोई एक सच्चा दावा फाइल किया। हमने खुद अपने गले में, और एक बात ध्यान में रख लें, गवाही देना ये अल्लाह का हक है, जो गवाही छुपाता है वो अल्लाह का क्या है? गुनहगार। तो ये एक तरह की गवाही है ना, वकील नीचे साइन कर रहा होता है ना कि जनाब ये सारा, और वो जो बंदा दावा फाइल करता है, वो दावा फाइल करने वाला क्या कर रहा होता है? दावा फाइल करने वाला भी ये कह रहा होता है कि मैं हलफ उठाकर कहता हूँ। क्या करता हूँ? हलफ उठाकर। वेरीफाइड ऑन ओथ का मतलब क्या है? कि मैं हल्फन बयानी हूँ कि जो फैक्ट्स मैंने लिखे हैं ना और काज ऑफ एक्शन लिखा है, ये मेरे इल्म के मुताबिक, ये मेरे इल्म के मुताबिक, और उसके बाद जो मैंने इसमें क्या लिखी है, बाकी बातें लिखी हैं, ये मेरे मालूमात के मुताबिक दुरुस्त है। और जब आप हलफ उठाकर लिखते हैं कि ये, अब मेरे साथ भी एक बार ऐसा हुआ ना, तो बाबा जी थे, शक्ल से मुझे बहुत शरीफ लगे, वो अपोजिट पार्टी में थे। जब वो आकर खड़े हुए तो समझ आ गई मुझे कि बाबा जी ने ये बातें लिखी नहीं होंगी, ये बातें इनको लिखवाई गई होंगी। तो मुकदमा था मेरे ख्याल में कोई 2-2.5 लाख, इस तरह के एक रिकवरी का मुकदमा था। तो बाबा जी का बयान था उस दिन, वो बाबा जी मुदई भी थे और उनका बयान भी था। तो मैंने कहा बाबा जी आप वो हलफ उठाए। और सच अगर आपको मैं बताऊँ ना, काफ़ी दिनों से मुझे कचहरी में नहीं देखा ना, उसका रीज़न एक जो सबसे बड़ा, वो रीज़न यही है, मेरी रूह कांपती है जब मैं कचहरी के अंदर एक विटनेस को विटनेस बॉक्स में खड़े होकर ये कहते सुनता हूँ कि मैं हलफ उठाकर कहता हूँ कि जो कहूँगा सच, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। अगर मैं झूठ बोलूँ तो मुझ पे अल्लाह का कहरो अजाब नाजिल हो। और फिर भी वो क्या करता है? झूठ बोलता है। तो मतलब वो अल्लाह को कहता है, अल्लाह मियाँ लया कहरो अजाब, मैं बड़ी बड़ी चीज़ हूँ, मुझे तेरे, यही मतलब है ना कि जब आप अल्लाह को कह के फिर उसमें कुछ होते हैं, नहीं नहीं मैंने तो अल्लाह की कसम उठाई थी, अल्लाह की नहीं उठाई थी, मैंने लफ्ज़ को क्या किया था? चेंज। मैं तो, और अक्सर जज साहब अगर उसको देख लेना, जो बंदा वो कर रहा होता गवाही, तो लफ्ज़ लोग चेंज कर रहे होते हैं। मुझ पर अल्लाह अजाब नाज़िल हो, कि मैंने तो कह रहा हूँ अजाब की बात ही नहीं की। इसके ऊपर सीधा सीधा फतवा है कि जब एक महफिल में एक बात कीजिए ना जिसका एक आम मतलब होगा, वही मतलब उसका लिया जाएगा, चाहे ज़ुबान को 10 बार आप यूं करके उसको लफ्ज़ को चेंज कर दो, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने उसमें क्या किया, बाबा जी आए तो मुझे लग गया कि बाबा जी क्या है? शरीफ है। तो मैंने अपना पर्स निकाल दिया, मैंने कहा बाबा जी आपने अभी हलफ उठाया ना? कहता हाँ। मैंने कहा बाबा जी सुनो, अल्लाह को जान देनी है, आपने बात की हलफ उठाकर, तो वो हलफ वो वाला नहीं, अब सामने, अब वाकई सच में अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानो और हलफ उठाकर कहो कि ये फ़लाँ 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 चीज़ ऐसा वाकई कुछ हुआ था। बाबा जी आप हलफ उठाओ, मैं कुरान पाक मंगवाता हूँ, ये पैसे मेरे पर्स में पड़े, दावा आपका, मैं जानूँ, मेरा क्लाइंट जाने, मेरी जेब से पैसे आपके, बाबा जी आप शरीफ इंसान लग रहे हो, उठाओ अल्लाह के नाम पर कसम कि जो आप कह रहे हो वो सारा कुछ क्या है? सच। उसने वकील को एक छोटी सी मोटी सी गाली दी कि एस ने मुझसे ये सारी बातें कि मेरा कोई यह चीज़ नहीं, मेरे तो एने पैसे बन देने, एने पैसे मेरे कोई नहीं बनते, एने पैसे मैंने दे दे, मैं अल्लाह हाफिज़ मेरा। तो अगर हम ये प्रैक्टिस लाना चाहें तो आ सकती है। अगर आज वकील किसी गलत बंदे का साथ देना छोड़ देना तो कोई जुर्म करेगा? लोग जुर्म क्यों करते हैं? बड़ा वकील रखेंगे, वो बेड़ी पार, वो बेड़ी पार तो हो जाएगी, लेकिन आपकी जो बेड़ी है ना वो ऐसी जगह पर जाकर डूबेगी ना, अल्लाह ना करे कि ये सब कुछ हो। खैर, कॉज ऑफ एक्शन आ गया बिना दावा। कॉज ऑफ एक्शन के बाद क्या होता है? कॉज ऑफ एक्शन के बाद पॉइंट 8, जस्ट मिनट में अपने ऑनलाइन वाले बच्चे भी ले लूँ, ये भी दरमियान से वो हो चुके हैं। जी जनाब, अच्छा कॉज ऑफ एक्शन तक पहुंच गए। कॉज ऑफ एक्शन के बाद हमारे पास आता है ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन में क्या होता है? ज्यूरिसडिक्शन में ये होता है कि हम यहाँ पर फिर बताते हैं कि अब क्या ये ज्यूरिसडिक्शन किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉपर्टी मूवेबल है या इमूवेबल है। अगर इमूवेबल है तो वहाँ पर मुकदमा होगा जहाँ पर प्रॉपर्टी क्या होती है? सिचुएटेड। तो वहाँ पर हम ज्यूरिसडिक्शन में लिखते हैं बिकॉज द सब्जेक्ट जो प्रॉपर्टी या सूट प्रॉपर्टी, हम उसको एक लफ्ज़ दे देते हैं कि जो सूट प्रॉपर्टी है इट इज़ लोकेटेड इन द टेरिटोरियल लिमिट्स ऑफ द लर्नड कोर्ट, hence the honorable court has got jurisdiction to adjudicate upon the said matter।
तो वो क्या हो जाएगा, वो जुरिस्डिक्शन का पैराग्राफ हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोग फिर इसमें ये होता है कि जब मैं तेज़ बोल जाता हूँ तो वो लोग कहते हैं कि सर आपका जो बिल्कुल वो क्या है, हम ना तो लिख सके ना रिकॉर्डिंग की समझ आई। तो इसी यूट्यूब में एक ऑप्शन है कि एक तो ना आवाज़ कम ज़्यादा करना, आवाज़ कम ज़्यादा करना नहीं, उसकी फ्रिक्वेंसी को स्लो कर देना। तो जिस तरह वो पुराने दौर में होता था, अभी मैं तेज़ बोल रहा हूँ ना, अगर आप इसको उसमें ले जाएंगे और इसकी आवाज़ की फ्रिक्वेंसी कम करेंगे तो इस रूटीन में आ जाएगा। और अगर ज़्यादा कम करेंगे, कोई अगर ज़्यादा सुकून में सुनना चाहता है तो फिर ऐसे आ जाएगा, मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो ये सारी ऑप्शन यूट्यूब में क्या होती है, मौजूद होती है। अच्छा, यहाँ पर क्या हो गया कि आपके पास क्या चीज़ आ गई, जुरिस्डिक्शन आ गई। अगर तो वो है मूवेबल प्रॉपर्टी, तो मूवेबल प्रॉपर्टी का मुकदमा कहाँ पर होता है कि जहाँ पर डिफेंडेंट रहता है, जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन होता है। हम क्या लिखते हैं कि बिकॉज द कॉज ऑफ एक्शन अकर्ड फलां जगह पर एट कोयटा एट लाहौर एंड द प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट आर द रेजिडेंट ऑफ कोयटा। तो लिहाजा ऑनरेबल कोर्ट की क्या है, जुरिस्डिक्शन है। और अगर जुरिस्डिक्शन ना हो तो फिर क्या होगा, आपका दावा रिटर्न होगा। कोई भी कोर्ट उस वक्त तक मुकदमा नहीं सुन सकती जब तक वो उस जुरिस्डिक्शन के क्वेश्चन को पहले हल ना करे, क्योंकि अगर अपोजिट पार्टी जुरिस्डिक्शन के ऊपर पॉइंट रेज करेगी तो ये क्या बनेगा, ये इशू ऑफ लॉ बनेगा। तो पहले कोर्ट लीगल इशू डिसाइड करती है और फिर कौन सा इशू डिसाइड करती है, फैक्चुअल इशू डिसाइड करती है। तो अगर कोई कहे जुरिस्डिक्शन नहीं बनती, बनती है या नहीं बनती, कोर्ट पहले डिसाइड करेगा लीगल इशू के अंदर इस चीज को, और बाद में वो चला जाएगा किसकी तरफ, फैक्चुअल इश्यूज की तरफ वो चला जाएगा। अच्छा, यहां पर और क्या चीज हो गई जनाब, यहां पर हमारे पास जुरिस्डिक्शन भी आ गया और फिर सूट वैल्यूएशन। और ये सूट वैल्यूएशन इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर सूट को इम्प्रॉपरली वैल्यूएट किया जाए तो फिर ये रिजेक्शन ऑफ प्लेट में चला जाएगा। एंड व्हाट इज मेंट बाय द रिजेक्शन ऑफ प्लेट, रिजेक्शन ऑफ प्लेट इज अ डीम्ड डिक्री। वो डिक्री हो जाएगा, आपके लिए रेस्ट जुडिकाटा बन जाएगा। आप, हाँ, रेस्ट जुडिकाटा बनेगा या नहीं बनेगा, इसके ऊपर केसेस है और डिसीजन ऑफ द कोर्ट है कि किस स्टेज पर आपकी प्लेट रिजेक्ट हुई थी। तो सर्टन स्टेजेस पर रेस्ट जुडिकाटा नहीं भी बनता और कुछ स्टेज पर जाकर रिजेक्शन क्या बन जाता है, वो रेस्ट जुडिकाटा बन जाता है। खैर, सूट वैल्यूएशन, सूट वैल्यूएशन में क्या होता है, अब सूट वैल्यूएशन आपने कोर्ट फीस का इसमें जिक्र करना होता है। जो आपके डेक्लेरेटरी सूट्स होते हैं, एक सिंपल सी चीज ध्यान में रख लें कि लेस देन 25,000 अगर आपको कोई भी मुकदमा होगा उस पर कोर्ट फीस नहीं लगती। तो अगर हम कोई सूट लगा देंगे इंजंक्शन का, तो इंजंक्शन का जो नॉर्मली सूट होते हैं उस पर हम कोर्ट फीस नहीं लगाते और उसकी जो वैल्यू फॉर द पर्पज ऑफ कोर्ट फीस हम लेस देन 25 रखते हैं। जितने डेक्लेरेटरी सूट्स होते हैं, ये नाम का तब्दील करना, डेट ऑफ बर्थ का तब्दील करना, कुछ भी, हम लिखते हैं जनाब द वैल्यू ऑफ द सूट प्रॉपर्टी फॉर द पर्पज ऑफ एडजुडिकेशन या फॉर द पर्पज ऑफ कोर्ट फीस इज फिक्स्ड एज 1,000 रुपीज, 2,000 रुपीज, 3,000 रुपीज, लेस देन 25,000। और लेस देन 25 ये नहीं कि हर केस में लेस देन 25,000 कर दो, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द रिलीफ क्लेम। अगर आप मॉनिटरी रिलीफ क्लेम करेंगे नीचे तो फिर उसके मुताबिक आपने कोर्ट फीस लगानी है। ये उन सर्टन केसेस में कि जहां पे आपको जो रिलीफ है उसको मोनेटाइज नहीं कर सकते, उसको रकम में हम लेकर नहीं आ सकते, वहां पर इंजंक्शन है। इंजंक्शन में कोई रकम तो नहीं है ना, इसको रोका जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। अगर पैसे इन्वॉल्व नहीं है तो उसमें क्या होगा, कोर्ट फीस हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि उन चीज़ों को मोनेटाइज नहीं किया जा सकता। डिक्लेरेशन मोनेटाइज, और फैमिली सूट पर तो वैसे 38 रुपए की टिकट लगती है, उसके ऊपर तो बराबर ये कोर्ट फीस। हाँ, उसके अलावा जो भी मुकदमा होगा आपका जिसमें आप नीचे जो रिलीफ क्लेम करेंगे ना, कुछ जिक्र करेंगे उसका अदर देन द फैमिली सूट, मींस अगर मेंटेनेंस औरत जितनी भी क्लेम करती है, सामान जहेज जितना भी क्लेम करती है, चाहे वो लाखों में करोड़ों में हक महर चला जाता है, वहां पर कोर्ट फीस नहीं लगेगी। और उसके बाद जो आपकी जो दूसरी बात है, जहां तक सिंपल एक दावा है उस पर कोर्ट फीस लगती है। और वो कोर्ट फीस किसके मुताबिक लगती है, जो रिलीफ क्लेम किया जा रहा है। मेरा ये घर है, इसकी कीमत है 10 करोड़ रुपए और रिलीफ में इसका क्लेम करूं 50,000 रुपए किराया, तो जो कोर्ट फीस है वो 50,000 किराए के मुताबिक लगेगी, या वो जो मैंने उसका वो जो पर्टिकुलर अमाउंट जो क्लेम किया उसके मुताबिक लगेगी, ना कि इस घर के असल कीमत के मुताबिक लगेगी। तो जो भी आपने रिलीफ, और जहां पर आपका रिलीफ मॉनिटरी नहीं है वहां पर हम उसको कोशिश करते हैं कि हम उसको कहेंगे जनाब जो वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट प्रॉपर्टी है वो लेस देन 25,000 है, और इसलिए, और अगर 25,000 से ऊपर हो तो 7.5%, 1 लाख पे 7,500, 2 लाख पे कोर्ट फीस 15,000, 2 लाख के बाद 2 अरब भी होगा तो कोर्ट फीस कितनी होगी, 15,000। लेकिन यहां पर हम सिंपल क्या करते हैं, एक पैराग्राफ में थोड़ा सा एडिशन करते हैं, और वो क्या होता है कि अगर कोर्ट फीस नहीं लगाई तो हम सिंपल क्या लिख देते हैं कि द रिक्विजिट कोर्ट फी विल बी फिक्स्ड अपॉन द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। ये इसमें एक एड वैलोरम का लफ्ज यूज कर देते हैं कि वैल्यू के मुताबिक कोर्ट फीस फिक्स कर दी गई है, या द कोर्ट फी विल बी फिक्स्ड एड वैलोरम एज पर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। जो ऑर्डर कोर्ट करेगा उसके मुताबिक हम वैल्यू के मुताबिक क्या करेंगे। ये वो तरीका है कि जब आपके पास पैसे आ गए, वैसे सबको आज एक बंदा क्या करके जाता है, वो पैसे देकर चला जाता है कि जनाब ये दावा लगाना है कल और साथ कोर्ट फीस लगानी है।
साथ ही बेगम का फ़ोन आ जाता कि आज अगर मेरा सूट ना आया तो तुमने घर नहीं आना, उधर ही बैठ जो अपने कमरे पे सो जाना, वापस नहीं आना तुमने। तो वह सब अभी परेशान हो जाते हैं। तो वो 15,000 रुपये उसके कपड़े लेकर चले जाते हैं। तो बाद में क्या होता है, कल मुकदमा भी लगाना है, तो फिर आपने उसमें क्या लिखना है कि द कोर्ट फी विल बी फिक्स्ड एज पर आर्डर ऑफ द कोर्ट। तो फ़ौरन काम चल गया, एज पर आर्डर ऑफ द कोर्ट, बाद में कोर्ट फीस क्या होगी, फिक्स हो जाएगी। तो ये हम सूट वैल्यूएशन लिखते हैं। सूट वैल्यूएशन के बाद अब क्या आ जाती है, प्रेयर क्लास आ जाती है। 10वें नंबर पे इसमें क्या आ जाता है, प्रेयर क्लास। इस्तदआ, अब चाहते क्या है, और लाजमी नहीं कि ये प्रेयर क्लास एक ही स्टेप में हो। अब दावे के ऊपर डिपेंड करता है। दावा किस चीज़ का फाइल किया था, रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज, डावरी, डावर अमाउंट, उसके अलावा बच्चों की मेंटेनेंस, अपनी मेंटेनेंस। तो जो आप प्रेयर होगा वो प्रेयर भी 5 स्टेप पे आ जाएगी। सबसे पहले ए प्रेयर में क्या है जी, मुझे खुला ग्रांट की जाए। बी, मुझे फलां से, हाँ फलां से फलां मेंटेनेंस नहीं, ये लॉ है, यहाँ पे फलां कुछ नहीं है। मतलब अगर मेंटेनेंस क्लेम करनी है तो मेरी मेंटेनेंस 5,000 पर मंथ थी, फलां तारीख से फलां तारीख तक 16 महीने के मुझे पैसे नहीं मिले, 16 महीने एट द रेट ऑफ 5,000, 80,000 रुपया। ये मॉनिटरी रिलीफ का वर्ड्स में लिखना क्या होता है, वहां पे जरूरी होता है। अगर आप इस रिलीफ को वर्ड्स में नहीं लिखते तो कोर्ट इसको कंसिडर नहीं करता। अगर हक मेहर चाहिए तो ये नहीं लिखना कि मेरा हक मेहर, ओ भाई क्या, द हक मेहर एट द रेट ऑफ 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख जो फिक्स हुआ था, अमाउंट का लिखना जरूरी है। अगर डावरी आर्टिकल्स है तो डावरी आर्टिकल्स एज पर द अटैच लिस्ट आर द वैल्यू ऑफ द डावरी आर्टिकल्स अमाउंटिंग टू। तो जब भी आप डावरी आर्टिकल्स की लिस्ट लगाएंगे तो उसके अंदर सारा क्या लिखेंगे, उसका अमाउंट लिखेंगे, पैसे लिखेंगे, और उन पैसों को कैलकुलेट करके उससे क्या करेंगे, आप ये चीज़ क्लेम करेंगे। तो ये पूरी आपकी क्या होगी, प्रेयर क्लास। प्रेयर क्लास के बाद कौन सा होता है, प्रेयर क्लास के बाद सिग्नेचर होते हैं। और फिर जो हमेशा मैं कहता हूँ, अब वो क्लास आ गई कि जिसकी वजह से अल्लाह ना करे, पर अभी तक के हालात ऐसे हैं, अल्लाह करे कि आने वाले वक्तों में कुछ थोड़ा बहुत इसके अंदर चेंज आ जाए। और वो कौन सा, प्रेयर के बाद 11वें नंबर पे तो सिग्नेचर हो गया। प्रेयर के बाद 11वें नंबर पे आपके सिग्नेचर ऑफ जो क्या हो गया, प्लेंटिफ हो गया जनाब। उसके बाद 12वां नंबर वो है कि जिसकी वजह से मैंने आपको बताया कि अल्लाह ना करे बहुत से वकील जो है ना वो दूसरी साइड पे जाएंगे, जन्नत वाली साइड से अपोजिट साइड पे। उसका रीज़न क्या है, वो है वेरिफिकेशन। एंड इट्स नॉट द मेयर वेरिफिकेशन, इट इज़ अ वेरिफिकेशन ऑन ओथ। इट मीन्स द प्लेंटिफ वेरीफाइज ऑन ओथ। क्या वेरीफाई करता है कि मैं हलफ उठाकर कहता हूँ कि वो पहले वाला, इसमें अपना नंबर लिखना होता है। नंबर कौन सा लिखना होता है, पैराग्राफ नंबर 1 2, कहाँ तक, कॉज ऑफ एक्शन तक। ठीक है, ट्रू, ये ट्रू है, और कैसे ट्रू है, ट्रू, और उसमें फिर आगे भी लिखना होता है, इट इज वेरीफाइड ऑन ओथ एट दिस 21st डे ऑफ सितंबर 2020 ऑन इन क्वेटा, एट क्वेटा, शहर, डेट, वो उसके अंदर आपने लिखना होता है। और फिर क्या होता है कि वेरिफिकेशन ऑन ओथ कि जो आपके वो पहले पैराग्राफ है, पैराग्राफ नंबर 1 से लेकर जहां पे हमारा क्या खत्म हुआ था, कॉज ऑफ एक्शन, नंबर हमने लगाए हुए थे ना कंसेक्टिव। तो ये क्या है, ये ट्रू टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ, और मेरे इल्म और ईमान के मुतल्लिक दुरुस्त है। ईमान भी खराब कर दी यहाँ पर इसके अंदर आके, लफ्ज चेंज करने से फर्क नहीं पड़ेगा, ईमान खराब हो ही जाएगा। और उसके बाद जो अगले पैराग्राफ, कौन से वाले, जुरिस्डिक्शन वाला पैरा और वैल्यूएशन वाला पैरा, यो बेस्ट है किसके, वो नहीं सॉरी यहाँ पे, हाँ वो इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज उधर आ गया। तो ये इन्फॉर्मेशन मेरी मालूमात के मुताबिक वो जो 2 पैराग्राफ है वो क्या है, बिल्कुल दुरुस्त है, और उसमें मैंने कुछ भी गलत नहीं लिखा। ये हल्फन आपने बयान करना होता है। तो ये आपका क्या है, मुकम्मल एक दावा है। अच्छा, अगर वो आपसे पूछे कि दावा अलॉन्ग विद स्टे एप्लीकेशन, तो दावा अगर वो स्टे एप्लीकेशन का जिक्र करे तो फिर अब थोड़ी सी चेंजिंग आ जाएगी। मैं आपको स्टे एप्लीकेशन का भी साथ ही इसका ड्राफ्ट सिखा देता हूँ। कोई भी अगर आपको एप्लीकेशन लिखने का कहे बाजू का तो उसी के साथ भी कह देता है, या अगर हम प्रैक्टिस में बनाते हैं तो एप्लीकेशन, ये क्लियर हो गया, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ द प्लेट। अगर वो आपको कहे राइट अ नोट ऑन द एसेंशियल्स ऑफ द प्लेट, फिर आपने क्या लिखना है जनाब, नेम ऑफ द कोर्ट, सूट नंबर, नेम ऑफ द प्लेंटिफ, उसके बाद नेम ऑफ द डिफेंडेंट, टाइटल, फैक्ट्स, कॉज ऑफ एक्शन, जुरिस्डिक्शन, सूट वैल्यूएशन एंड प्रेयर क्लास, और आखिर पे क्या है, वेरी सिग्नेचर। और सिग्नेचर के बाद क्या चीज़ है, सिग्नेचर के बाद वेरिफिकेशन। तो ये चीज़ें आपने फिर एक्सप्लेन करनी, जैसे हमने आगे एक्सप्लेन किया उसको लिख देना है। और यहाँ पर अगर ड्राफ्ट का कहे तो फिर हमने प्रैक्टिकली इसको क्या बनाकर देना है, ड्राफ्ट बनाकर देना है। अगर वो कोई भी आपको एप्लीकेशन का ड्राफ्ट बनाने का कहे कि जी एप्लीकेशन का ड्राफ्ट बनाए, आप कोई भी जो एप्लीकेशन है उसका ड्राफ्ट बनाए, या स्टे ऑर्डर के एप्लीकेशन का आपको क्या कहता है कि आप क्या करें,
ड्राफ्ट बनाए स्टे एप्लीकेशन का। ये अगर आपका सीनियर आपको कह देता कि जनाब स्टे एप्लीकेशन ड्राफ्ट करो ना ज़रा, कि ये कैसे बनाई जाती है स्टे एप्लीकेशन। अब एक चीज़ ध्यान में रख लें कि स्टे एप्लीकेशन अगर तो लग रही है पहली बार एक्चुअल दावे के साथ, तो फिर उसी अदालत का नाम लगेगी जिसका नाम पहले लिखा गया। और अगर वो उस मुकदमे में लगा रहे हैं जो अदालत में ऑलरेडी क्या है चल रहा है, तो फिर अदालत का नाम आएगा। इनिशियल हमने अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नाम पर लिखा है तो वही सेम पैराग्राफ, इन द कोर्ट ऑफ फिला फिला। अभी तक सूट नंबर तो इसको भी नहीं लगा, तो लिहाजा सूट नंबर का क्या होगा, जगह खाली। अगला स्टेप चेंज हो जाएगा, और वो चेंज कैसे हो जाएगा, अब लिखा जाएगा प्लेंटिफ का नाम हमने लिखा था एबीसी, एबीसी वर्सेस क्या है, अब पूरी डिटेल एड्रेस फादर नेम कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। जो पहला प्लेंटिफ जो पहला डिफेंडेंट अगर ज्यादा है तो उसके लिए हम क्या लफ्ज यूज कर देते हैं, एटीसी का लफ्ज यूज कर देते हैं। अब यहां पर दो चीजें होती हैं जो भी आप एप्लीकेशन देते हैं ना, पहले ओरिजिनल मुकदमे का टाइटल, मुकदमे का टाइटल क्या है यहां पे ब्रैकेट में कि हमारा सूट क्या है, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है जनाब, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट डेटेड सो एंड सो। ये हमारे पास आ जाएगा पुराने सूट का टाइटल। अब आप करना क्या चाहते हैं, आप स्टे के लिए एक एप्लीकेशन कि टेम्परेरी इंजंक्शन लगाना चाहते हैं, तो फिर क्या है कि एप्लीकेशन क्या है, फॉर टेम्परेरी इंजंक्शन अंडर ऑर्डर 39 और उसका रूल क्या है 1 और 2। इसके तहत आप क्या करना चाहते हैं, स्टे की एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं फॉर ग्रांट ऑफ इंटरम स्टे। यहां पर नीचे आपने जो पैराग्राफ लिखना होता है, पहला पैराग्राफ क्या होता है किसी भी दरखास्त का, एक बात ध्यान में रख लें, किसी भी दरखास्त का पहला पैराग्राफ हमेशा यही होता है दैट द कंटेंट्स ऑफ द ओरिजिनल सूट, ओरिजिनल प्लेट may be read as integral part या पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस एप्लीकेशन। तो वो जो आपके ओरिजिनल कंटेंट्स है वो क्या होंगे, वो आपके ओरिजिनल जो कंटेंट्स है वो इसके अंदर आपने वो क्या करना है कि उसमें पार्ट एंड पार्सल के भी दोबारा मैं नहीं लिख रहा, वो जो मेरा दावा है वो इसी चीज़ का क्या है हिस्सा। फिर वो तीन बातें, तीनों पैरे इसमें डालने हैं। कौन कौन से पैरे, कि जब भी टेम्परेरी इंजंक्शन लगेगा तो पहली चीज़ क्या होगी कि मेरा केस क्या है, प्राइमा फेसाई है जनाब। दूसरी चीज क्या होगी कि इसमें बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस मेरी फेवर में है। तीसरी चीज क्या होगी, तीसरी चीज इसके अंदर ये होगी कि जनाब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर इरिपेयरेबल लॉस होगा, अगर आपने मुझे ये रिलीफ जो ना दिया तो इरिपेयरेबल लॉस होगा। ये तीन पैराग्राफ आपने जरूर लिखने, और उसके बाद एक छोटी सी प्रेयर। तो हेंस इन सर्कमस्टांसेस में कि मुझे स्टे दिया जाए, फलां शख्स को रेस्ट्रेन किया जाए, फलां काम किया जाए, कुछ भी आप दरख्वास्त में लिखना, दरख्वास्त की भी एक छोटी सी क्या होती है, प्रेयर होती है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया जनाब, कोई भी जब हमने दरख्वास्त लिखनी है वो इस तरह लिखनी है। अब आगे चलते हैं, हमने प्लेट भी देख ली और उसके एसेंशियल्स भी देख लिए, और क्या देख लिया उसके साथ फर्दर हमने उसका ड्राफ्टिंग का तरीका भी देख लिया। अब आगे ऑनवर्ड हम चलते हैं किसकी तरफ जनाब, अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग की तरफ। अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग क्या है जनाब, पहला सवाल ये है कि क्या एक प्लीडिंग, प्लीडिंग मींस प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट, क्या कोई प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट अमेंड हो सकती है, इफ यस तो किस स्टेज पर, ठीक है जनाब। इसके लिए जो हमारे पास रेलेवेंट प्रोविजन है वो कौन सी है, वो हमारे पास है ऑर्डर 6 रूल 17। अच्छा यहां पर एक और चीज भी ध्यान में रख ले, निगलेक्ट कर देते हैं हम लोग, ऑर्डर 6 रूल 16। ऑर्डर 6 रूल 16 क्या है, रिमूवल या उसका सब्ट्रैक्शन ऑफ द स्कैंडोलस मटेरियल। अक्सर जब औरत कोई भी दावा फाइल करती है तो उसके अंदर वो क्या करती है, मेरा खाविंद शराबी है, इमोरल कैरेक्टर का, एक कॉमन प्रैक्टिस बन चुकी है ना, है या नहीं, हम लोग उसमें क्या करते हैं, लिख तो देते हैं कि ऐसे ऐसे है। तो अब यहाँ पर अगला बंदा जवाब दावा दाखिल कर देता है, क्यों जवाब दावा दाखिल किया भाई, ज़रा पहले नंबर पे क्या करो, पहले नंबर पे आप किताब खोल कर देखो और ऑर्डर 6 और रूल कौन सा उठा कर लाओ 16। ये कहता है कि अगर कोई अपोजिट पार्टी अपने दावे में, अपने जवाब दावे में कोई स्कैंडोलस मटेरियल देगी, आप 616 की दरख्वास्त देंगे कि जनाब इसको कहो कि ये मटेरियल अपने दावे से निकाले, और अगर वो अपने दावे से वो मटेरियल नहीं निकालता तो आप उसके खिलाफ डेफेमेशन की कार्रवाई कर सकते हैं कि या तो साबित करो कि मैं शराबी हूँ, मेरा इमोरल करैक्टर है, मेरी एसोसिएशन है विद बैड करैक्टर वुमेन, या मैं इस चीज़ को क्या कर रहा हूँ, आपके खिलाफ कार्रवाई करूँगा। तो एक बार रोक के प्रैक्टिस को इस तरफ लेकर तो आओ। किसी ने कुछ भी लिख दिया, जवाब दावा दाखिल किया, किस्सा ख़त्म कर दिया। जब लॉ आपको बता रहा है कि कुछ स्कैंडोलस मटेरियल कोई बंदा अपनी प्लीडिंग के अंदर
नहीं लिख सकता, तो ये अलग है 616। हम किसकी बात कर रहे हैं, इसको ये 616 617 क्या है, प्रैक्टिस में अगर हम लोग ऐसे ही करते हैं ना 617 लगा दो जनाब, ऑर्डर 6 रूल 17, 1 टन लगा दिए जनाब। अब अगला बंदा क्या करे, 1 टन वो जो ट्रांसफार्मर नहीं होता वो तलाश करना चलिए। 1 टन सीनियर ने कहा कि आज क्या करना है कि इसमें 1 टन लगाना है जनाब। वो 1 टन वाला ट्रांसफार्मर लेके पहुंचो कि जनाब ये 1 टन सीनियर ने कहा था। इसमें मुझे एक बात याद आ गई, 2000 मेरे ख्याल 2000 तो नहीं 1996 की बात है। मेरा बड़ा भाई जो है ना मैट्रिक का पेपर दे रहा था, तो उसका एक दोस्त था, बड़ा सादा सा था, अल्लाह लो कभी तो उसके इंतकाल हो गया बेचारे का, बड़ा सादा सा वो बंदा था। तो वो भाई को छोड़ने और ले जाने जाता था, तो वो खड़ा था स्कूल के बाहर, तो उसने एक शोर सुना ना कि हर बंदा स्कूल में जो है ना वो बूटी लगा रहा है जनाब, बूटियाँ चल रही हैं जी, बड़ी बूटियाँ चल रही हैं। बूटी को आप चीटिंग बूटी कहते हैं पंजाबी साइड, जो बड़ी बूटियाँ चल रही हैं ना, वो बड़ी देर सुनता रहा। हर बंदा आया जनाब, हाथ पे हाथ मार रहा है कि जनाब बड़ी बूटियाँ चली, आज तो बूटियाँ लगाई है, बड़ा मज़ा आ गया पेपर में ना। एक दिन भी उसने सुना, दूसरे दिन भी उसने सुना, तीसरे दिन उसने कहा यार ये सारे लोग बूटियाँ लगा के इतने खुश होते हैं, तो मेरा दोस्त क्यों ना लगा। अब अबू स्कूल के क्या थे, वो SST थे, तो मतलब सारे लोग जानने वाले थे, उसको भी जानने वाले थे कि जब अबू की वजह से, भाई की वजह से ज़्यादा जाता था, तो उसको किसी ने हाल में जाने पर रोके नहीं। उसने क्या किया, वो स्कूल के पीछे गया, फसलों से बड़ी जड़ी बूटियाँ निकाली और निकाल कर हाल के अंदर गया, जाके भाई को तो कहता है ये तू भी बूटी लगा, सारे लोग लगा रहे हैं, मेरा दोस्त बूटी क्यों ना लगा, तो तू भी पेपर पे क्या कर। तो ये 110 ट्रांसफार्मर नहीं है, ऑर्डर 1 और रूल 10 एप्लीकेशन है। 711 क्या है, 711 क्या है, ऑर्डर 7 रूल 11 रिजेक्शन ऑफ प्लेंट है। 710 क्या है, ऑर्डर 7 रूल 10 रिटर्न ऑफ प्लेंट है। लेकिन हम पढ़े 617, ऑर्डर 6 रूल 17 अमेंडमेंट इन प्लीडिंग। पहला सवाल है कि क्या प्लीडिंग में अमेंडमेंट पॉसिबल है, यस अमेंडमेंट पॉसिबल है। स्टेज क्या है, किस स्टेज पर ये अमेंडमेंट हो सकती है, एट एनी स्टेज हो सकती है जनाब, एट एनी स्टेज बिफोर प्रोनाउंसमेंट ऑफ द डिक्री, जो जजमेंट जो अदालत करती है एट एनी स्टेज, ये क्या है, ये हो सकती है। कोर्ट कौन सा करेगा अमेंडमेंट इसमें, कोर्ट, जो कोर्ट मुकदमे को क्या कर रहा है, ट्रायल चला रहा है वही अदालत, और अगर वो अदालत ना करे तो फिर इस पर रिविजन फाल करेगी। जहन में रख ले इस पे अपीलेबल नहीं है। एन ऑर्डर रिजेक्टिंग द अमेंडमेंट ऑफ प्लेंट इज नॉट एन अपीलेबल ऑर्डर। रिविजन इसके ऊपर आप सुपीरियर कोर्ट में फाइल कर सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ रिविजन, इसके लिए अमेंडमेंट ऑफ द प्लीडिंग। तो कोर्ट अमेंडमेंट आपको अलाउ करेगा अगर वो अमेंडमेंट नेसेसरी है उस केस के एडजुडिकेशन के लिए, और अगर वो अमेंडमेंट कोर्ट का वक्त ज़ाया करने के लिए और उसके साथ बिल्कुल रिलेटेड है ही नहीं, तो ऐसी सूरतों में कोर्ट वो अमेंडमेंट आपको अलाउ नहीं करेगा। तो अमेंडमेंट अगर विद रीज़न फाइल की जाएगी तो कोर्ट उसको किसी भी स्टेज पर अलाउ करने का पाबंद है, और वो उसको, हाँ अगर एक अमेंडमेंट के ज़रिए से कोई बंदा उस मुकदमे का टोटल रुख चेंज कर दे, एक नई सूरत बन जाए, तो फिर भी अदालत उसको अलाउ नहीं करेगी। और अगर वो अमेंडमेंट के ज़रिए से कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा रिलीफ ऐड करना चाहता है जो टाइम बार्ड है, तो फिर भी कोर्ट उसको अलाउ नहीं करेगी। एक रीज़नेबल ग्राउंड के ऊपर जो ऐसी अमेंडमेंट जो सूट के लिए ज़रूरी होगी, कोर्ट वो अलाउ कर सकती है एट एनी स्टेज ऑफ द केस। इसके लिए 617 की हम क्या करते हैं, दरखास्त देते हैं। उसके बाद फर्दर हमारे पास आ जाता है रिटर्न एंड रिजेक्शन ऑफ द प्लेट, एक अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 710 711 रिटर्न ऑफ प्लेट क्या है जनाब, जो आपका रिटर्न ऑफ प्लेट होता है, रिटर्न ऑफ प्लेट ऑर्डर 7 रूल 10 के मुताबिक होता है। एक सिंपल सी जहन में चीज़ रख ले, एक ही पॉइंट इसमें याद रखना, और वो पॉइंट क्या है, ज्यूरिसडिक्शन। अगर कोई भी कोर्ट उसकी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है तो वो आपकी प्लेट को क्या करेगी, रिटर्न। रिटर्न का मतलब है वापस कर देना, कि भाई ये ले जाओ और प्रॉपर फोरम पर जाकर इसको आप क्या करो, जाकर इसको फाइल करके दो। आई एम नॉट द प्रॉपर फोरम टू एंटरटेन दिस सूट, तो उसके लिए वो क्या करेगा, अगर ज्यूरिसडिक्शन नहीं होगी तो रिटर्न कर देगा। कौन सी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है उसकी, अगर पिक्यूनरी नहीं है मतलब वो वैल्यू उसकी ज़्यादा है, अगर सब्जेक्ट मैटर नहीं है मीन्स वो केस उसका बनता ही नहीं है, रेवेन्यू का बनता है, अगर उसकी जो ज्यूरिसडिक्शन कौन सी नहीं है, अगर उसकी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, किसी और इलाके के जज के पास वो बनता है, या अगर उसमें ज्यूरिसडिक्शन का कोई पर्सनल ज्यूरिसडिक्शन का कोई इशू आ जाता है, कोई भी ऐसा मामला आ जाता है, तो सूरत में क्या है, ज्यूरिसडिक्शन का जब भी क्वेश्चन अराइज होगा किसी भी केस के अंदर, तो आपका दावा क्या कर दिया जाएगा, रिटर्न। लेकिन यहाँ पर एक इशू आ गया, और वो इशू ये है कि जो टाइम था फाइलिंग ऑफ सूट का, वो आपके पास क्या था, 1/1/2020, ये लास्ट डेट थी, 3 साल पूरे हो रहे थे, और उसके बाद आपके पास टाइम नहीं था। और एक बंदा दावा फाइल करता है, कब करता है, 1/12/2019, तो मतलब क्या है, इस डेट से उसने क्या कर दिया पहले, और गलत कोर्ट में फाइल कर दिया, और कोर्ट ने उसको 1/1/2021 को क्या किया,
रिटर्न किए। अब इसमें कुछ क्वेश्चन अराइज हो गए। पहला क्वेश्चन तो ये है कि 1 साल तो मुकदमा चला, अब ये 1 साल बाद कोर्ट को क्यों ख्याल आया? क्योंकि ये जो रिटर्न है वो 2 सूरतों में होता है, दरखास्त पर भी, और वैसे जो ये प्रोविज़न है ना 710, इट्स अ मैंडेटरी प्रोविज़न। यहाँ पर एक नो कोर्ट शेल, जब नो कोर्ट शेल की बात आई तो किसने करना है, काम किसका है? ये कोर्ट का काम है, प्रैक्टिस नहीं है ऐसी। हम ले जाते हैं, दावे लग जाते हैं, डिफेंडेंट क्या तो कहने तो अदालत उसको चलाती रह जाती है। बट अभी जो ये नई अमेंडमेंट आई है 26 से 27 से, जो CPC में अभी हमारे पास तो नहीं आई, बलूचिस्तान में, पंजाब में आ चुकी है, इस्लामाबाद में भी आ चुकी है, सिंध में भी आ चुकी है। वहाँ पर ये जो पहला कोर्ट है ना, जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव जज कहते हैं, हु इज़ एन एडमिनिस्ट्रेटिव जज, जिसकी अदालत में जाके मुकदमे फाइल होते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव जज होता है। जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट है। वहाँ पर जब हम मुकदमा फाइल करते हो तो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट की जिम्मेदारी लगाई कि आप प्लेंट को इसी स्टेज पर एग्जामिन करो कि कहीं ये रिटर्नेबल तो नहीं है, कहीं ये रिजेक्टेबल तो नहीं है। फिर उसके बाद अपोजिट पार्टी को नोटिस कर लो, यार पहले इस मामले को देख तो लो, ठग करके फ़ौरन उसको आप चीज़ को एंटर करो और उसके बाद भागने लग जाओ, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। तो जो क्वेश्चन पहला है कि 1/1/2020 से लेकर 1/1/2021 ये रिटर्न की प्रोसीडिंग ओरिजिनेट कौन कर सकता है? 2 तरीके। कौन कौन ओरिजिनेट कर सकता है रिटर्न की दरखास्त? या तो कोर्ट इटसेल्फ अगर कोर्ट को लगता है, और या फिर ये काम किस पे हो सकता है, एप्लीकेशन पर भी हो सकता है। अब 1/1/2020 को मुकदमा लगा और 1/1/2021 को क्या होता है, ये रिटर्न। पहली चीज़, अब तो ये मुकदमा क्या हो चुका है आपका, टाइम बार्ड हो चुका है, टाइम तो गुजर चुका है। लेकिन जब कोई शख्स बोनाफाइडली किसी रॉन्ग कोर्ट में मुकदमा फाइल करता है तो टाइम आपका स्टॉप हो जाता है। तो मीन्स वो जो 1 महीने का टाइम अभी आपके पास यहाँ पर था ना, लास्ट डेट से पहले पहले, वो स्टिल यहाँ से उसी दिन से टाइम आपका स्टार्ट होगा जिस दिन आपने वहाँ पर मुकदमा फाइल किया था। आपका वो टाइम, इसमें लिमिटेशन इफेक्ट नहीं होता फाइलिंग ऑफ के। लेकिन बोनाफाइडली, अगर ये सेक्शन 5 में हम कंडोनेशन ऑफ डिले में पढ़ते हैं कि बोनाफाइडली अगर रॉन्ग कोर्ट में मुकदमा फाइल कर दिया जाएगा तो उस सूरत में क्या है कि ये चीज़ फाल नहीं करेगी। लेकिन इसमें एक अगली चीज़ आ जाती है, और इसमें अगली चीज़ क्या आ जाती है, वो ये आ जाती है कि 1 साल मुकदमा चला, इसमें आर्डर तो पास हुए होंगे, काफ़ी आर्डर पास हुए होंगे ना। पहले दिन मुकदमा फाइल करते हैं तो आर्डर पास होने लग जाते हैं, तो वो आर्डर्स की क्या हैसियत है? तो अगर कोई मुकदमा रॉन्ग कोर्ट में फ़ाइल किया जाएगा तो रॉन्ग कोर्ट में फ़ाइल किए गए मुकदमे का सिर्फ एक आर्डर वैलिड है। कौन सा आर्डर? एक ही आर्डर वैलिड है, और वो रिटर्न का आर्डर। उसके अलावा उसने जो आर्डर दिए होंगे वो कोई भी आर्डर वैलिड नहीं होगा। और रिटर्न ऑफ प्लेंट ये कोई फ्रेश सूट के ऊपर बार नहीं लगाता। मतलब जब आपकी प्लेंट रिटर्न हो गई तो चाहे तो उसी को अमेंडमेंट करके नई अदालत में, और चाहे तो एक पूरा जीरो से फ्रेश सूट, अगर आपके पास टाइम पड़ा है। देखिए इस केस में तुम्हारा टाइम क्या है, चला गया ना, तो हम इसी मुकदमे को क्या करेंगे, दुरुस्त करेंगे और प्रॉपर फोरम पर ले जाएंगे। और अगर हमारा टाइम पड़ा है, और अगर तो आपने लगाई थी कोर्ट फीस साथ, मैंने आपको पहले भी बताया था कोर्ट फीस साथ, अगर कोर्ट फीस लगाई थी तो फिर ज़रूरी इसी मुकदमे को ही लेकर जाना है हमने, क्योंकि कोर्ट फीस हम एक बार क्या कर चुके हैं, दे चुके हैं। अगर कोर्ट फीस नहीं लगाई तो उसको फाड़ के फेंक दे और नया मुकदमा आप क्या करें, फाइल कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं आएगा। तो ये हो गया रिटर्न ऑफ प्लेंट। आगे जाते रिजेक्शन ऑफ प्लेंट जनाब। और रिजेक्शन ऑफ प्लेंट क्यों है? रिजेक्शन ऑफ प्लेंट का मतलब ये है कि दावे को मुस्तरिद कर देना। दावे को मुस्तरिद कब, क्यों, क्या, कैसे, किस तरह किया जाता है जनाब इसको? देखिए रिटर्न थोड़ा सा इज्जत वाला काम था कि मोहतरम आपका ये दावा इस अदालत में फ़ाइल नहीं हो सकता, इसको प्रॉपर फोरम पर जाकर आप क्या करें, फ़ाइल करें। और रिजेक्शन क्या होता है, ओ भाई तेरा दावा नहीं बनता, जा दफ़ा हो जा, दोबारा अदालत किसी का भी मुंह नहीं देखना कि आपका दावा मेंटेनेबल नहीं है। रिजेक्शन जो है, और रिजेक्शन का ज़्यादा मसला भी क्यों है, क्योंकि रिजेक्शन को क्या है, ये 711 के तहत डील होती है। और रिजेक्शन ऑफ प्लेंट को क्या है, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट को आपका CPC सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 कहता है कि इट इज़ अ डीम्ड डिक्री। जब आपकी प्लेंट रिजेक्ट होती है तो ये क्या होती है, डीम्ड डिक्री बन जाती है। तो इसलिए तो ये ज़्यादा खतरनाक है कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट इज़ अ डीम्ड डिक्री। तो रिजेक्शन 711 में होती कब है? रिजेक्शन 711 में तब होती है कि जब आपका क्या है कि नो काज ऑफ एक्शन। अगर काज ऑफ एक्शन ही नहीं है तो आपका दावा डेफिनेटली क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। अच्छा, एक अक्सर कंसेप्ट आता है कि हम अदालत में जाएंगे, दावा फाइल करेंगे और उसी वक्त अदालत कहेगी रिजेक्टेड, जाओ। ऐसा नहीं होता। ओ भाई तुम्हारे दावे में काज ऑफ एक्शन नहीं है, लिख कर लाओ, इसको क्या करो, अमेंड करो। अगली पेशी पे फिर और नहीं लिख कर लाए,
मैं दूसरा मौका दे रहा हूँ, इसको अमेंड करो। फिर नहीं हुआ, बस मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, इसको क्या करो, अमेंड करो, तो दावा तुम्हारा खारिज हो जाना है। बस ये अब हतमी आखिरी मौका है। और फिर हतमी हतमी आखिरी मौके भी आपने देखे होंगे, मिलते हैं ना इतने मौके हतमी। हाँ, चेहरा 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 डिपेंड करता है। अगर चेहरा होगा ऐसा तो 7 पेशियां उसमें लगी हुई थी, फिर भी कोर्ट ने क्या लिखा उस केस के अंदर कि जनाब द प्लेंटिफ काउंसिल नेवर अपीयर्ड इन द केस। ठक जनाब, 7 पेशियां थी और 8वीं में बंदा क्या था, उसमें गैर हाजिर था, नेवर अपीयर्ड करके उड़ा दिया। 7 पेशियों को उसने जिक्र ही नहीं किया। और अगर ऐसा ना हो तो फिर क्या होता है, आखिरी मौका, आखिरी मौका, हतमी आखिरी मौका, हतमी हतमी आखिरी मौका। वो जो कौन बंदा पूछ रहा था, आप ही पूछ रहे थे ना, किसका कसूर है, पता चल जाना चाहिए किसका कसूर है। ये हो गया नो कॉज ऑफ एक्शन। तो नो कॉज ऑफ एक्शन पर दावा रिजेक्ट होता पर फौरन नहीं, मौका देने के बाद। उसके बाद 2 और चीजें, सूट है अंडर वैल्यूड, या आपका सूट क्या है जनाब, सूट है अंडर वैल्यूड या नॉट प्रॉपरली स्टैंप्ड है। अब ये सूट अंडर वैल्यूड या नॉट प्रॉपरली स्टैंप्ड का क्या मतलब है? जो तुम घर सूट लेकर गए थे ना, वो कम कीमत था, ज्यादा कीमत वाला लेकर जाना था, ये सूट आपका अंडर वैल्यू होता है। इट मीन्स क्या है कि देखिए, हमने कहा है कि जो कोर्ट फीस है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, कोर्ट फीस डिपेंड करती है आपकी वैल्यूएशन के ऊपर। एक बंदा कोर्ट फीस को इवेड करने के लिए, बचाने के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ इवेजन ऑफ द कोर्ट फीस, वो सूट को अंडर वैल्यू कर देता है, उसकी वैल्यू को क्या लिखता है, कम लिख देता है। तो अदालत कहती है भाई इसकी प्रॉपर वैल्यू लिखो, नहीं तो ये दावा क्या कर दिया जाएगा, आपका खारिज कर दिया जाएगा। तो इस बात पर दावा खारिज हो जाता है। और दूसरी बात कि सूट इज नॉट प्रॉपरली स्टैम्प्ड, उसके ऊपर मोहर नहीं लगी थी, और मोहर नहीं लगी हुई थी। इनफैक्ट ऑल द पेमेंट्स जो हम अदालत में करते हैं वो किसके जरिए होती है, स्टाम्प पेपर पे कोर्ट फीस पे करते हैं ना। सूट इज नॉट प्रॉपरली स्टैम्प्ड का मतलब क्या है कि वो जो एक रिक्विजिट, आपने वैल्यू ठीक लिखी है, बट उस रिक्विजिट वैल्यू का जो अदालती स्टैम्प पेपर था कोर्ट फीस अदा करने का, वो आपने उसके साथ नहीं। इसका मतलब है कोर्ट फीस छुपाई, और इसका मतलब है बताई और लगाई नहीं। तो कोर्ट दोनों सूरतों में दावे को क्या कर सकता है, रिजेक्ट। और अगली चीज है सूट इज बार्ड बाई एनी लॉ। जब इस दावे पर किसी भी किस्म की रुकावट लगी हो, इस दावे पर क्या लगी हो, किसी भी किस्म पर रुकावट लगी हो, तो कोर्ट उस दावे को क्या करती है, रिजेक्ट कर देती है। सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे बड़ी रुकावट है सेक्शन 11 CPC रेस जुडिकाटा। तो जब ऑलरेडी मुकदमा जज होगा तो कोर्ट क्या करेगा, उस मुकदमे को क्या करेगा, 11 CPC, 711 नहीं है, सेक्शन 11 CPC, उसमें उसको क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा कि यार तेरा दावा नहीं बनता, इसको क्या करो भाई, रिजेक्ट कर। उसके बाद कि जहां पर आपका रिलीफ एप्लीकेशन पर मिल सकता है, तो वहां पर कभी भी कोर्ट क्या है, आपका फ्रेश सूट फाइल नहीं करेगी। 12(2) फ्रॉड, फ्रॉड के ऊपर हम क्या लगा सकते हैं, हम एप्लीकेशन लगा सकते हैं ना, नया सूट लगाने का फायदे नहीं है। आप फ्रॉड की सूरत में फ्रेश सूट फाइल करेंगे तो कोर्ट रिजेक्ट करेगा, यार 12(2) लगाओ, ये फ्रेश सूट, इतना टाइम नहीं है कोर्ट के पास कि बार बार सूट सुनती रह जाए। रेस्टिट्यूशन है, उस पर भी क्या होगा, एप्लीकेशन होगा। जहां जहां पर एप्लीकेशन लगेगी वहां वहां पर अगर आप सूट लगाएंगे तो सूट आपका क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट। ये है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट कब होती है कि व्हेन द सूट डज नॉट स्टेट एनी कॉज ऑफ एक्शन, सूट इज अंडर वैल्यूड, सूट इज नॉट प्रॉपर्ली स्टैम्प्ड, और सूट इज बार्ड बाय एनी लॉ। ये इन तमाम चीज़ों के ऊपर ऑलरेडी डिटेल्ड लेक्चर वैसे मौजूद हैं, अगर आप लोग सुनना चाहें, आपके पास टाइम हो तो आप लोग वो सुनकर अपनी जो क्यूरीज है उनको मजीद क्लियर कर सकते हैं। आगे आगे जनाब रिटर्न स्टेटमेंट, हमारे पास रिटर्न स्टेटमेंट और सेट ऑफ को अभी क्लियर करते हैं, फिर थोड़ा सा आराम करके बाकी जो कन्विंसिंग का पार्ट है वो करेंगे। लिख ले, मैं करता हूँ। उसके बाद क्या चीज़ आगे, हमारे पास रिटर्न स्टेटमेंट आगे जनाब। रिटर्न स्टेटमेंट का क्या हो गया, जवाब दावा। ये रिटर्न स्टेटमेंट या जवाब दावा, यहाँ पर मैं फिर एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि जो क्रिमिनल केसेस होते हैं ना हमारे, वो जुबान पे चलते हैं। जो बंदा जुबान का जितना तेज होगा क्रिमिनल केस में उतना ही कामयाब होगा। और आपके जो सिविल केसेस होते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। जितना डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग होगा, जो चीज़ आपने जवाब दावा में छोड़ दी वो आपके गले में पड़ गई। यहाँ पर जवाब दावा लिखते हुए बहुत एहतियात करनी है, किसी भी चीज़ को मानते हुए भी एहतियात। लेकिन एक बात वही है, झूठे दावे नहीं बनाने, झूठे जवाब दावे नहीं बनाने, नहीं तो आखिरत में खैर हमने देखी तो है नहीं। रिटर्न स्टेटमेंट जनाब, अच्छा रिटर्न स्टेटमेंट का क्या है, एक चीज़ ध्यान में रखें,
कि दावा जो हमने लिखा था किसके नाम लिखा था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नाम या सीनियर सिविल जज के नाम, लेकिन अब वो दावा मार्क हो चुका होता है, पर्टिकुलर अदालत में पहुंच चुका होता है। जवाब दावा जो होता है ना वो उस अदालत के नाम पर फाइल किया जाएगा। तो इन द कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल 3 क्वेटा, इन द कोर्ट ऑफ सिविल जज फला लाहौर। तो ये जो इसका नाम होगा वही रिटन स्टेटमेंट, शुरू में अदालत का नाम होगा, बट इन द कोर्ट ऑफ जो पर्टिकुलर कोर्ट है, अब आप उसका लिखेंगे इन द कोर्ट ऑफ, अगर सीनियर सिविल 3 है तो सीनियर सिविल 3 क्वेटा। हाँ, थोड़ा सा इसमें क्या कर दो, इन द कोर्ट ऑफ लर्नड सीनियर सिविल 3, इन द कोर्ट ऑफ लर्नड जज, ये इस तरह के एक रिस्पेक्टेबल जो वर्ड हो तो वो आप इसमें लिख सकते हैं। अब यहाँ पर सूट नंबर भी तो लग चुका है ना ऑलरेडी, तो बेहतर है कि आप इसको क्या करें कि सिविल सूट नंबर, उस नंबर को लिखते हैं कि अब नंबर लग चुका है कि 112/2020। ठीक है जनाब। और एक लफ्ज़ प्रैक्टिस में हम लोग नहीं लेकर आते बट लेकर आना चाहिए, और वो लफ्ज़ क्या है, इसको हम इन री करके लिखते हैं। इन री का मतलब क्या, इन रिगार्ड ऑफ, कि ये जो मैं दरख्वास्त दे रहा हूँ ये इस मुकदमे के हवाले से दे रहा हूँ, इन रिगार्ड ऑफ दैट सूट। कौन सा सूट, सिर्फ नाम लिखना है, XYZ वर्सेस ABC। और ये बात ध्यान में रख लें, अक्सर लोग क्या करते हैं, जवाब दावा लिखते हुए डिफेंडेंट का नाम पहले और प्लेंटिफ का नाम बाद में। जस्ट मिनट में अपने ऑनलाइन वाले बच्चे ले लो। अच्छा जनाब, इसमें क्या था, रिटर्न स्टेटमेंट। तो रिटर्न स्टेटमेंट में एक जो गलती लोग करते हैं वो क्या करते हैं कि अक्सर जो है ना, क्योंकि रिटर्न स्टेटमेंट कौन दे रहा होता है, वो दे रहा होता है आपका जो रिस्पोंडेंट होता है या डिफेंडेंट होता है, वो दे रहा होता है, तो उसका नाम पहले लिख देते हैं और प्लेंटिफ का नाम क्या कर देते हैं बाद में। नहीं, असल में ये तो टाइटल है ना, तो टाइटल क्या लिखा जाएगा, टाइटल आपका वही सेम लिखा जाएगा, प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट ही लिखा जाएगा, इस चीज में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ये प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट ही लिखा जाएगा। हाँ, जब हम नीचे एंड पे जाकर लिखेंगे सिग्नेचर ऑफ द प्लेंटिफ, तो यहां पर सिग्नेचर ऑफ द डिफेंडेंट या सिग्नेचर ऑफ द रिस्पोंडेंट बना देंगे, बाकी चीज क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इन री फला केस, अब वो केस कौन सा है, जब भी हमने रिटर्न स्टेटमेंट देनी है तो यहां पर क्या होगा, ओरिजिनल केस टाइटल, जो भी आपका ओरिजिनल केस था उसका टाइटल यहां पर लिखा जाएगा, और उसके बाद क्या लिख रहे हैं, रिटर्न स्टेटमेंट लिख रहे हैं। ये अब इसका टाइटल आ गया, रिटर्न स्टेटमेंट ऑन बिहाफ ऑफ कौन सा डिफेंडेंट, हर डिफेंडेंट अलग अलग देगा, डिफेंडेंट नंबर 1 2 3, अगर इकट्ठे दे रहे हैं 3 4 डिफेंडेंट तो सबका आप इसमें हवाला दे देंगे। रिटर्न स्टेटमेंट है ऑन बिहाफ ऑफ डिफेंडेंट नंबर कौन सा, अगर एक होगा तो रिटर्न स्टेटमेंट ओनली ऑन बिहाफ ऑफ डिफेंडेंट या रिस्पोंडेंट, फिर नंबर दे लगाएंगे। अगर ज्यादा है तो मेंशन करेंगे कि रिटर्न स्टेटमेंट कौन दे रहा है। अब यहां पर एक जो मेन पॉइंट आप ध्यान में रखें, और वो मेन पॉइंट क्या है कि जो रिटर्न स्टेटमेंट है ये पैराग्राफ वाइज जवाब होता है। जिस तरह हमने दावे में पैराग्राफ लिखे थे, हमने हर पैराग्राफ का जवाब देना है उसी सीक्वेंस के साथ। अब अगर दावे के किसी पॉइंट के अंदर ज्यादा मटेरियल था, इट मींस एक फीमेल लिखती है कि जनाब ऑन फला डेट प्लेंटिफ डिफेंडेंट नंबर फला या प्लेंटिफ नंबर फला, अगर उसका बच्चा है तो वो बर्थ उसकी हुई है और उसका सारा खर्चा मेरे वालिदैन ने उठाया। अब आप बर्थ को तो एडमिट कर रहे हैं, खर्चे को एडमिट नहीं कर रहे, तो आप इसका जवाब कैसे लिखेंगे कि द पैराग्राफ नंबर फला इज पार्शली एडमिटेड up to the extent of birth of the child and partially denied up to the extent of expenditure because whole of the expenses were bared by the defendant या answering respondent। तो वो वहां पर आप उस चीज को क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। एक पॉइंट मतलब अगर कोई तो क्या चीज है कि अब उस पर मेंशन किया, अगर कोई पूरा पैराग्राफ आप एडमिट कर रहे हैं तो एडमिट, तो रिटर्न स्टेटमेंट में या तो पैराग्राफ को एडमिट किया जाता है या टोटली डिनाई किया जाता है, या पार्शली एडमिट और पार्शली क्या किया जाता है, डिनाई। और इसकी एक और सूरत भी है कि किसी पैराग्राफ को आप डिनाई भी करें और फिर उसको कंटेस्ट भी करें, कि स्ट्रांगली डिनाइड एंड कंटेस्टेड, और यहां पे अपना वर्जन भी दे दें, लेकिन वो वर्जन उसी पॉइंट के हवाले से होना चाहिए। और एक चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जिस फैक्ट का जवाब आप जवाब दावा में नहीं देते वो एडमिटेड प्रूफ हो जाएगा।
तो वो आपके खिलाफ चला जाएगा। डिनाई करें, जवाब जरूर दे, क्योंकि जिसका भी जवाब नहीं होगा वो क्या फर्ज किया जाएगा, एडमिटेड फर्ज किया जाएगा, पहली चीज। और कुछ चीजें यहीं पर जरूर करनी है, और वो कौन सी चीज जरूरी करनी है, जुरिस्डिक्शन पर एतराज है ना, तो प्ली ऑफ जुरिस्डिक्शन मस्ट बी रेज्ड एट द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी, और वो जवाब दावा है। यहीं पर आपने बताना है कि जनाब आपकी तो जुरिस्डिक्शन बनती नहीं है, ये पार्टी यहाँ पे रहती नहीं है, जमीन यहाँ पे लोकेटेड है ही नहीं, जवाब दावा में आपने उसका जिक्र कर दिया। उसके अलावा अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप अदालत को बताना चाहते हैं पर वो उनका दावे में जिक्र ही नहीं है, अब आप कैसे बताएंगे। तो वो क्या होता है कि आपका जब भी जवाब दावा है, वो तो वही पैराग्राफ आ गया ना कि डिफेंडेंट रिस्पेक्टफुली सबमिट एज अंडर। पहली चीज इसमें हम क्या लिखते हैं, प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस। तो पहले जो है ना प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस हम लिखेंगे। बुनियादी एतराजात क्या है, जो आपको उस दावे के हिसाब से बुनियादी एतराजात है वो आप पहले मेंशन करेंगे। मसलन इसको मैं कहता हूँ कुछ सरकारी फिक्रे, ये एक जैसे फिक्रे होते हैं कि जनाब कोई काज ऑफ एक्शन नहीं है, सूट इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म मेंटेनेबल नहीं है, लेकिन इनमें कोई वो बात जो आपका एक्चुअल पॉइंट होता है कि अगर आप कहते हैं जनाब ये फलां चीज़ गलत है, ये दावा जो है ऑलरेडी जो है वो डिक्री हो चुका है ये दोबारा, तो वो पॉइंट जो आपको इस दावे पर बुनियादी एतराज़ है जिसका जिक्र नीचे नहीं है और आप वो करना चाहते हैं, वो आप कहाँ पर करते हैं, प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शन की सूरत में। तो ये 4 से 5 पैराग्राफ के अंदर हम प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शंस देते हैं कि जी सूट मेंटेनेबल नहीं है, ये फलां फलां है, और इसको लिहाजा क्या किया जाए, कास्ट के साथ हमने खारिज करने के इसमें जिक्र करना होता है। फिर आ जाते हैं ऑन मेरिट। जब हम ऑन मेरिट आते हैं तो ऑन मेरिट पे हम किस तरह करते हैं, ऑन मेरिट पे हम पैराग्राफ वाइज चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 1 इज एडमिटेड, पैराग्राफ नंबर 2 इज एडमिटेड, पैराग्राफ नंबर 3 is admitted up to the extent of the birth of the child, but the next portion of that paragraph is denied। उसके बाद पैराग्राफ, अब उसने लिखा, लड़की ने दावे में क्या लिखा कि जनाब ये मुझे मारता है, पीटता है और ये फलां फलां जो है वो ज़बरदस्ती मेरे साथ करता है। आपने एक जवाब दावा में क्या लिखा कि ना जनाब, पहले तो मैंने इसको किया डिनाई, स्ट्रांगली डिनाइड एंड कंटेस्टेड। और कंटेस्ट कैसे कर रहा है, बिकॉज डिफेंडेंट इज लविंग एंड केयरिंग हस्बैंड, और साथ लिख दिया कि भाई मैं तो कपड़े भी खुद धोता हूँ घर के सारे, और बर्तन भी खुद धोता हूँ, सफाइयाँ भी सारी मैं खुद ही करता हूँ, तो ऐसा मामला मैं नहीं कर सकता जो मेरे ऊपर एक है। एक ऐसा दावा मैंने लगाया, तो उसमें थोड़ा सा साइज डिफरेंस ज़्यादा ही था। मींस जो उसमें थी मुदैया माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 6 फुट कद, उससे भी थोड़ा सा ऊपर, और सेहत भी, और जो डिफेंडेंट था वो 5 फुट से भी थोड़ा सा नीचे था और बड़ा कमज़ोर था, और उसने प्लेंटिफ में लिखा हुआ था कि जनाब ये बड़ा मारपीट करता है। तो मैंने अदालत में दोनों को खड़ा कर दी, मैंने कहा हुजूर आप ही फैसला कर ले कि मारपीट हो सकती है कि नहीं हो सकती, वो तो साइज ही बता रहा है कौन मारेगा और कौन नहीं मारेगा। तो खैर, तो वो आपने अपना वर्जन देना कि लविंग है, केयरिंग है, और जो जब भी कोई फीमेल है वो क्या करती है, वो लिखती है कि मुझे 3 वेयरिंग अपैरल्स में घर से निकाला, मतलब जो मेरे घर के 3 कपड़े थे, मीन्स में कोई भी सामान जहेज वगैरह लेकर नहीं गई। अब यहाँ पर ये आपने इसके अंदर लिखना होता है कि जनाब एक तो बात है कि ये मैंने इसको निकाला नहीं, ये अपनी मर्जी से गई है। ये अपनी मर्जी से जाने का जिक्र किस लिए किया हमने जवाब दावा में, क्योंकि अगर वो वाकई मर्जी से गई है फिर उसकी मेंटेनेंस नहीं बनती, क्योंकि जब कोई फीमेल मर्जी से घर छोड़ेगी तो मेंटेनेंस लेने की हकदार नहीं है। और साथ आपने लिखना है कि अपना सारा सामान जहेज भी, सोने के जेवरात भी, और मेरे ट्रंक से 4-5 प्राइस बॉन्ड भी, ये हम लिखते हैं, लिखना आप लोगों ने नहीं है। एक प्रैक्टिस बनी हुई है कि जनाब उसने दावा लिखकर हमने झूठ में ये सारी बातें डाल दी है। तो कभी मैं कहता हूँ कि जज से पहले इन चीज़ों पर रुक जाए और कह के पहले ये साबित करो कि वाकई जो तो आपने लिखा है कि ये फलां लेकर गया और ये फलां लेकर गया, कि ऐसा कुछ है या नहीं है। बट वो चलता जाता है, हमारी एक प्रैक्टिस जैसी है। मैंने बनाया दावों के ऊपर नाम चेंज किया, वही पुराने फैक्ट्स उठाए किसी का उठाकर हमने दावा क्या कर दिया, फाइल कर दी। तो इस प्रैक्टिस को ऐसा ऐसा हमने क्या करना है इंशाल्लाह ख़त्म करना है, क्योंकि आखिरत में मरना है, अल्लाह को मुँह दिखाना है। तो और मेरिट में ये सारी बातें आ गई। अगर ये दावा है, रिकवरी सूट है किस चीज़ का, मनी के मुतल्लिक, कोई और ऐसा किसी ने आपके ऊपर दावा किया है और आप ये कहते हैं कि जनाब मेरा भी उसके ऊपर काउंटर क्लेम है, वो भी आपको आगे चल के बताता हूँ। उसको कहते हैं सेट ऑफ। सेट ऑफ का मतलब क्या है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक शख्स से गाड़ी लेता हूँ, इसके ऊपर वैसे ऑलरेडी बहुत डिटेल्ड लेक्चर मौजूद है सेट ऑफ के हवाले से, वो आप वहाँ पर सुन लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ
इसको काउंटर क्लेम कहा जाता है। और ये काउंटर क्लेम कौन करता है? डिफेंडेंट करता है। जब डिफेंडेंट जवाब दावा देता है तो जवाब दावे में कहता है कि जनाब फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी बंदे से गाड़ी खरीदी है, 5 लाख मैं दे चुका हूँ और 5 लाख अभी उसको देना बाकी है। जब मैं 5 लाख नहीं देता तो वो दावा लगा देता है। तो वकील साहब क्या कहते हैं? नहीं जी 5 नहीं पूरा 10 ही लिखांगे ताकि उन्हें पता लग जाए। ऐसे ही होता है ना। तो पूरा 10 लिख दिया। तो पूरा 10 के बाद अगर मैं 5 लाख देने को तैयार हूँ तो मैं अदालत में कहूँगा कि जी 5 लाख तो मैं दे चुका हूँ, तो बाकी 5 लाख देने को मैं क्या हूँ, तो 5 लाख को क्या कर दो, सेट ऑफ कर दो। या इसने मेरा फलां केस का 5 लाख इसने मेरा देना है, मैंने वो इसका 5 लाख जनाब रोका हुआ है, वो 5 लाख आप इसमें क्या कर दे, सेट ऑफ कर दे। काउंटर क्लेम जब कोई डिफेंडेंट कर देता है तो वो भी उसका जवाब दावे में जिक्र करना जरूरी होता है। तो वो सारे फैक्ट्स। और उसके बाद अगली बात, अगर आपको जब हमने उसके फैक्ट्स को डिनाई किया तो डेफिनेटली हम कॉज ऑफ एक्शन को भी क्या करेंगे, डिनाई करेंगे। अब बात आ गई ज्यूरिसडिक्शन की। इसके 2 तरीकाकार होते हैं। ज्यूरिसडिक्शन का एक तरीकाकार क्या होता है कि जो हमने ज्यूरिसडिक्शन का पैराग्राफ लिखा था उसको हम क्या करें, उसको हम लीगल कर दें कि लीगल नीड नॉट टू बी रिप्लाई। मतलब अगर आपको एतराज नहीं है तो जो पैराग्राफ दावे में लिखा गया था किस चीज का लिखा गया था, ज्यूरिसडिक्शन के हवाले से, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको ये कर सकते हैं कि जी ये लीगल पैराग्राफ है। और क्या है लीगल पैराग्राफ होने की सूरत में, नीड्स नॉट टू बी रिप्लाइड आर आंसर्ड, कि जनाब ये एक लीगल पैराग्राफ है, इसकी जरूरत नहीं है, पहली बात। या आप ये लिख सकते हैं कि नहीं जनाब ये कंटेस्टेड है क्योंकि कोर्ट की तो यहाँ पर ज्यूरिसडिक्शन बनती नहीं। दोनों पैराग्राफ आप उसमें कर सकते हैं। और सूट वैल्यूएशन का भी सेम है। सूट वैल्यूएशन का भी क्या हुआ, सूट वैल्यूएशन का भी आप या तो उसको एडमिट कर लेंगे, लीगल कर देंगे, या आप उसको कंटेस्ट कर लेंगे। आगे क्या चीज आ गई, प्रेयर। तो प्रेयर जब आप सारी बातों को इनकार करके आए तो प्रेयर का भी क्या करेंगे, इनकार करेंगे। फिर आप अपनी प्रेयर भी लिखेंगे कि ना तो जनाब सिर्फ इसका मैं इनकार कर दूं, बल्कि यहीं पर अब आप प्रेयर में अपना अगर कुछ सेट ऑफ है तो उसका भी जिक्र करेंगे। और जो भी आप चीजें क्लेम करना चाहते हैं वो कहां पर करेंगे, उस प्रेयर क्लास के अंदर। और फिर जैसे कि प्लेंटिफ ने वेरिफिकेशन ऑन ओथ किया था, डिफेंडेंट भी क्या करेगा, वेरिफिकेशन ऑन ओथ करेगा। ये आपका क्या है, ये आपका जवाब दावा है। इस तरीके से करके हम कोई भी दावा और जवाब दावा लिखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा इंशाल्लाह उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम जो कन्वेंसिंग के मुतल्लिक और पावर ऑफ अटॉर्नी के मुतल्लिक एक शॉर्ट सा लेक्चर होगा जिसमें हम ये सारी चीज़ें जो है वो आगे कवर करेंगे। क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा एक क्वेश्चन प्लेट के हवाले से आएगा, उसके एसेंशियल्स के हवाले से भी आ सकता है और उसके ड्राफ्ट के हवाले से भी, और एक क्वेश्चन हमारा रिटन स्टेटमेंट और उसके ड्राफ्ट के हवाले से आ सकता है, और एक क्वेश्चन हमारा आता है पावर ऑफ अटॉर्नी के मुतल्लिक, और एक क्वेश्चन आता है हमारा किसी डीड के मुतल्लिक। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डीड और ये चीज़ें हम डिस्कस